हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसे हम पूरी तरह से रिवाइज करेंगे। इस चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किन चीजों पर आपको ध्यान देना है और वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन सभी चीजों को कवर करते हुए इस चैप्टर को हम पूरा करेंगे। अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहते हो, हर कॉन्सेप्ट को कवर करना चाहते हो, तो मेरे साथ एंड तक बने रहना, ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। दूसरा, किसी भी चीज को सीखने के लिए आप मुझे बताओ क्या चीज की जरूरत होती है। एक होती है पेशेंस और दूसरा पैशन। अगर ये दोनों चीज आपके पास है तो किसी भी चीज में एक्सेल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसी चीज के साथ शुरू करते हैं आज का रिवीजन। तो सबसे पहले समझो, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, मतलब कि पार्टनरशिप को छोड़ के जा रहा है, और या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में उस पार्टनर का राइट क्या है, उसे फर्म में कहां कहां से किस चीज में शेयर मिलेगा। तो सबसे पहले, अगर ये पार्टनर छोड़ के जा रहे हैं, तो इन्होंने जो बिजनेस में कंट्रीब्यूशन किया, उन सब चीजों में इनको शेयर मिलेगा। जैसे कि बिजनेस को सेट करने में, उसकी रेपुटेशन बनाने में जो गुडविल उन्होंने बनाई, उसमें उसका शेयर मिलेगा। जो अब तक हमने प्रॉफिट अर्न किया और उसमें से एक पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर किया, वो रिजर्व में उनको शेयर मिलेगा। और एसेट्स और लाइबिलिटीज की टाइम के साथ जो वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई, उसकी वजह से प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, उसमें भी इनका शेयर होगा। तो अब जो भी इनका बैलेंस बनेगा एंड में, वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, उनको पे किया जाएगा। अगर पे नहीं किया जाता तो उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? जैसे कोई नया पार्टनर आता है, तो हमें देखना होता है कि उसको क्या लेकर आना है और उसका शेयर क्या बनेगा आगे चल करके। उसके आने से ओल्ड पार्टनर्स पे क्या इफेक्ट आने वाला है। उसी तरह से एक पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है, छोड़ के जा रहा है, तो उसके जाने पर रिमेनिंग पार्टनर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वही आपको अकाउंटिंग में सारा कन्वर्ट करना है, अकाउंटिंग में सारी एडजस्टमेंट्स करनी है। तो सबसे पहले, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, वो क्या, किसको मिलेगा। उसके जाने पर रिमेनिंग पार्टनर की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आगे चल करके जो बिजनेस वो कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके प्रॉफिट को वो किस तरह से आपस में बांटेंगे। और रिटायरिंग पार्टनर या डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट रिमेनिंग पार्टनर को अगर मिलेगा, तो उस शेयर ऑफ प्रॉफिट का जो बढ़ रहा है उनका, वो गेन किसने कितना किया, वो गेनिंग रेशियो आपको निकालनी है। उसके बाद गुडविल की जो ट्रीटमेंट आपको करनी है, गुडविल की अकाउंटिंग जो करनी है, गुडविल में जो शेयर रिटायरिंग पार्टनर का बनता है वो निकालना है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करनी है। रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है और रिटायरिंग पार्टनर को उसकी पेमेंट करनी है। एंड में जाकर के कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो ये सभी चीजों को हम कवर करते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब रिमेनिंग पार्टनर की आगे चल करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी। अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो इसमें बहुत सारी कंडीशंस है, तो ध्यान से समझना। अगर तीन पार्टनर एक्स वाई जेड है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रैक्शन में दी है, और एक्स यहां से रिटायर हो रहा है, एक्स तो रिटायर हो रहा है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/3 है। रिमेनिंग पार्टनर अगर रह जाते हैं, तो उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या रहेगा। पहले इस शेयर ऑफ प्रॉफिट को फ्रैक्शन से रेशियो में कन्वर्ट कर लो, ताकि कन्वीनियंट हो जाए आपके लिए। एक्स जा रहा है, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 8 जो है, वो निकल गया। ये 8 अब आगे चल करके किसको मिलने वाला है, वाई और जेड को मिलने वाला है। लेकिन ये दोनों आपस में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक्स के प्रॉफिट को, कुछ नहीं लिखा। या वो किस तरह से करना चाहते हैं, कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है, ये चाहते हैं जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलने दो, जैसे इनका शेयरिंग पहले थी उसी तरह से आगे भी रहेगी। तो इसका मतलब एक्स वाई और जेड की आगे चल के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। जब तक क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कि रिटायरिंग पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट को रिमेनिंग पार्टनर आपस में किस तरह से बांट रहे हैं, तब तक आप यही लेके चलोगे, जो उनका पहले हिसाब किताब था वही हिसाब किताब आगे भी चलेगा। तो अब दूसरे क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर एबीसी तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1 है। ए रिटायर हो रहा है, तो ए के शेयर ऑफ प्रॉफिट को बी और सी आपस में बराबर बराबर बांट रहे हैं। मतलब कि ए का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट 4/8 है, वो बी और सी आधा आधा आपस में बांट रहे हैं। तो सबसे पहले देखो,
ए अगर जा रहा है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है 1/2। 4/8 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, जिसे वो दोनों आपस में आधा आधा बांट रहे हैं, मतलब कि 1/4 मिलेगा बी को और 1/4 मिलेगा सी को। तो दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले जो था 3/8 था बी का, वो बढ़ जाएगा 1/4 और मिल करके, तो उसका नया शेयर ऑफ प्रॉफिट बन गया 5/8। इसी तरह से सी का देखो, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से बढ़ गया कितना, 1/8 में 1/4 और ऐड हो गया, तो 3/8, और न्यू रेशियो अब जो बनकर आई है एडिशन के बाद जो उन्होंने गेन किया वो आ गई 5:3। तो पहले की रेशियो से न्यू रेशियो में इनका चेंज हो गया, न्यू रेशियो चेंज है बिल्कुल। अब देखो एक और क्वेश्चन, यहाँ पर तीन पार्टनर एबीसी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रैक्शन में है, बी रिटायर हो रहा है, अब बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट ए और सी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/3 जो ये जा रहा है, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर फर्म में रह जाएगा, क्योंकि वो तो आगे नहीं लेगा ना, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आगे चल करके जब भी होगा वो इस रेशियो में बांटा जाएगा, इस रेशियो में इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर हमें सारी कैलकुलेशन फ्रैक्शन में ही करनी होती है, तो हम इसको फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं, रेशियो में कन्वर्ट करने में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले 1/3 अगर बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, बी जा रहा है, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ए और सी 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो 1/3 का 5/8 ए को मिलेगा और सी को मिलेगा 1/3 का 3/8 3/24। तो इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितनी कितनी फ्रैक्शन से बढ़ जाएगा, ये आपने निकाल लिया। मतलब इन दोनों को बी के जाने पर कितना कितना फायदा हो रहा है, ये आपने निकाला। अब ये जो इनको फायदा एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो मिलने वाला है, वो उनके ओल्ड रेशियो में ऐड कर दो, ओल्ड प्रॉफिट में ऐड कर दोगे तो नया शेयर आ जाएगा। नया शेयर आ गया ए का 17/24, इसी तरह से सी का आ गया 14/48 और न्यू रेशियो आ गई 17:7। क्लियर है, तो यहां पर इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। अब बारी आती है गेनिंग रेशियो की। गेनिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो का मतलब क्या है कि रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर जा रहा है उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट को रिमेनिंग पार्टनर आपस में जो बांट रहे हैं, उसके जाने पर रिमेनिंग पार्टनर को कितना फायदा हो रहा है, किस हिसाब से फायदा हो रहा है, वही आपको निकालना है। क्योंकि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, गेनिंग रेशियो है, जिसमें हमको एडजस्टमेंट्स करनी है। सबसे पहले जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो इंपॉर्टेंट थी ना, इसी तरह से यहाँ पर रिटायरमेंट वाले चैप्टर में आपका गेनिंग रेशियो इंपॉर्टेंट है। वहां पर सारी एडजस्टमेंट्स आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में थी, यहाँ पर आपकी सारी एडजस्टमेंट्स गेनिंग रेशियो में होगी। वहां पर नए पार्टनर के आने पर ओल्ड पार्टनर्स को अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर करना पड़ता था, उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट घटता था। लेकिन यहाँ पर रिटायरमेंट के टाइम पर रिमेनिंग पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अगर आपके पास डिफरेंस लिखना आ जाए सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपने आप भी बना करके लिख सकते हो, रटने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अकाउंट्स ऐसा चैप्टर है जिसे समझ लो तो आप कुछ भी करके अच्छे से आ सकते हो। तो एबीसी तीन पार्टनर है, 7:5:3 की रेशियो है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालनी है। अगर ए रिटायर होता है, यहाँ पर देखो ए रिटायर होता है तो रिमेनिंग पार्टनर बी और सी बच जाते हैं, तो बी और सी की आगे चल करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि वो आगे चल करके क्या करेंगे, ए के शेयर ऑफ प्रॉफिट को कौन लेगा, कौन परचेज कर रहा है। अच्छा एक तरह से देखो, अगर कोई पार्टनर जाएगा तो वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐसे तो नहीं देगा ना कुछ तो पेमेंट लेकर ही देगा। तो एक तरह से आप ये मान के चलो, ये पार्टनर अगर जाएगा तो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट ये बाकी बचे हुए पार्टनर्स को बेच रहा है, सेल कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है कि किस रेशियो में इन दोनों में कंट्रीब्यूशन हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो हम क्या लेके चलेंगे कि जैसा इनका हिसाब किताब पहले था वैसा ही हिसाब किताब आगे भी चल के रहेगा। तो न्यू रेशियो इनकी 5:3 है, जैसे पहले थी वैसे ही अब है। तो इसका मतलब ए का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो इन दोनों के पास किस हिसाब से बंटने वाला है। अगर कोई चेंज ही नहीं आया तो इसका मतलब क्या है कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था इनका
ए का, वो भी इन दोनों में इसी रेशियो में बटा है। तो इसका मतलब इसी रेशियो में बटा, तो इसी रेशियो के हिसाब से इनका प्रॉफिट पहले से बढ़ भी गया होगा। नहीं समझ में आया? तो एक एग्जांपल के साथ समझो। अगर हमारा प्रॉफिट 15,000 होता, तो एबीसी में ओल्ड रेशियो अगर तीनों पार्टनर होते, तो तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन होता 7,000, 5,000 और 3,000। और अगर ए जा रहा है, ए ने छोड़ दिया, तो अब 15,000 को हम बांटते, तो किस रेशियो में बांटेंगे? 5:3। तो यहाँ पर बी और सी को कितना कितना मिलता? 9,375 और 5,625। अब यहाँ पर देखो, बी का पहले कितना था और ए के जाने से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बढ़ गया। तो यहाँ पर देखो, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 4,375 से बढ़ गया, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट ए के जाने से 2,625 से बढ़ा। अगर आप इन दोनों को रेशियो में कन्वर्ट करते हो, तो आपका आएगा आंसर वही 5:3। मतलब कि जिस हिसाब से उनको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा था पहले, उसी हिसाब से आगे चल करके भी मिलेगा। तो इसका मतलब है जो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, वो उनका किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ? उनकी जो ऑलरेडी शेयरिंग रेशियो है, उसी में। तो आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर एमसीक्यू आ जाए, तो आपको झट से लिख देना है कि उनकी गेनिंग रेशियो 5:3 ही होगी, अगर आगे चल करके उनके डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन का कोई रेशियो नहीं दिया। क्लियर है? ये मैंने आपको समझाने के लिए कैलकुलेशन की है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इसका मीनिंग क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है, कि इससे ऐसे कैसे हो सकता है। तो आप खुद भी अपने आप से कैलकुलेशंस करके देखा करो, खुद प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा करो चीजों को, तो आपके कॉन्सेप्ट्स और भी स्ट्रांग हो जाएंगे। इसके बाद बी अगर रिटायर होता है, तो देखो क्या होगा, बी चला जाएगा, तो ए और सी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 रहेगी। आगे चल करके बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट किस तरह से बांटा जाएगा, नहीं लिखा, तो इसका मतलब गेनिंग रेशियो क्या होगी? झट से आंसर करो, 7:3 होगी। हमें इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हम अपने समझने के लिए कर रहे हैं। और यहाँ समझा, तो रेशियो का आंसर भी वही आया। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो वही आंसर आया। तो आपका आंसर तैयार होना चाहिए, 1 सेकंड में आपको आंसर करना है, क्योंकि अकाउंट्स में हमारा टाइम भी बहुत वैल्यूएबल है। तो गेनिंग रेशियो 7:3 हो गई। सी अगर रिटायर होगा, तो अब आपके दो पार्टनर ए और बी बच जाएंगे, तो 7:5 आपकी न्यू रेशियो होगी। तो गेनिंग रेशियो क्या होगी? क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर का आगे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं दिया, तो हम यही लेके चलेंगे, गेनिंग रेशियो भी हमारी 7:5 ही होगी। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? अब देखो, यहाँ पर क्या होगा, रेखा, रुचि और सुरुचि तीन पार्टनर है। रुचि रिटायर हो रही है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आपको कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करोगे? क्योंकि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैसे एक्वायर कर रहे हैं, किस पार्टनर का? रुचि रिटायर हो रही है, तो रुचि का शेयर ऑफ प्रॉफिट बाकी बचे हुए पार्टनर किस तरह से एक्वायर करेंगे, ये आपको बताना है। ये आपको मेंशन किया हुआ है। ये देखो, यहाँ पर रेखा, रुचि और सुरुचि तीन पार्टनर है, और रुचि रिटायर हो रही है, लेकिन इनकी ओल्ड रेशियो नहीं दी। तो इसका मतलब क्या है? हम ये लेके चलेंगे, ये तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन में ना दिया हो कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना। हमको यही लेके चलना है कि वो तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं। आगे चल करके क्या होगा, इन्होंने कहा है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, रुचि रिटायर हो रही है, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट रेखा और सुरुचि में 2:3 की रेशियो में बटेगा। तो 1/3 बनता है रुचि का शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो कि 2:3 की रेशियो में इन दोनों में बांटोगे, तो रेखा को इतना फ्रैक्शन, रुचि के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इतना फ्रैक्शन मिलेगा। इसी तरह से सुरुचि को रेखा, रुचि के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। मतलब कि जाने वाले के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इतना हिस्सा रेखा को मिलेगा, इतना हिस्सा सुरुचि को मिलेगा। और दोनों को जब इतना इतना मिल रहा है, तो पहले जो इनके पास था, उसमें और एडिशन हो जाएगा। एडिशन हो जाएगा ना, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आप कैसे निकालोगे? ये जो ओल्ड था, इसी में एडिशन कर दो। अब जो मैं गेनिंग रेशियो निकालने से पहले ही आपको बता देती हूँ कि गेनिंग रेशियो आपकी क्या होनी चाहिए। गेनिंग रेशियो आपकी उसी तरह से आप निकालोगे जैसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे थे ना। टिप थी, आपको दी थी मैंने, ट्रिक दी थी, कि अगर पार्टनर्स जिस रेशियो में
नए पार्टनर के लिए अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिस रेशियो में वो दोनों अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर कर रहे हैं, वही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो इसी तरह से रिटायरिंग पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट को आपस में किस तरह से ये बांटेंगे, वो रेशियो आपके पास है, तो वही रेशियो आपकी क्या है, गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पर आपने कैलकुलेट करके भी देखा तो गेनिंग रेशियो आपके पास आ गई 2:3। तो इतना टाइम नहीं लगाना, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में, तो आपको समझ के करना है। अब न्यू रेशियो क्या होगी? न्यू रेशियो तो हमें पता ही है, पहले वाले में एडिशन कर दो तो दोनों का नया रेशियो आ गया 7:8। तो इजी हो गया ना, अच्छे से समझ में आ गया न्यू रेशियो कैसे निकालनी है रिटायरमेंट के बाद, और गेनिंग रेशियो आपके पास कैसे निकल जाएगी 1 सेकंड में। अब एक क्वेश्चन और देखो, एक्स वाई जेड है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:3 है, एक्स रिटायर हो रहा है फर्म से, और ये डिसाइड किया गया है कि नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाई और जेड की होगी वही जो कि पहले एक्स और वाई की थी। ये क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, सबसे पहले आपकी ओल्ड रेशियो क्या थी? 5:4:3। तो अब एक्स रिटायर हो रहा है, तो बचे कौन? वाई और जेड। अगर हम एक्स के जाने पर देखें तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बनती है? 4:3। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एक्स के जाने के बाद वाई और जेड की वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए जैसी कि एक्स और वाई की थी। मतलब कि एक्स और वाई की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:4। तो यही रेशियो वाई और जेड की होनी चाहिए, मतलब कि 5:4 ही होनी चाहिए। तो अब आपके पास ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, लेकिन यहां पर अब आपको कैसे कैलकुलेशन करनी होगी? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, उसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से बढ़ा। अगर हम हम गेन कब पता करते हैं? हमें गेन कैसे पता चलता है कि हमें फायदा हो रहा है? हम जब अब नई चीज में हमें ज्यादा मिलेगा, पहले से नई चीज में हमें ज्यादा मिलेगा, तभी तो हम कहेंगे ना हमें फायदा हो रहा है, मुझे फायदा हुआ। तो न्यू रेशियो का अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा होगा, तभी आपका फायदा कहलाएगा। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो क्या है आपका फॉर्मूला? गेनिंग रेशियो का। और अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और गेनिंग रेशियो का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहां पर y ने गेन किया 8/36 और z ने गेन किया 7/36। दोनों ने कितना कितना शेयर ऑफ फ्रैक्शन से इंक्रीज किया अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट? दोनों को कितना कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला एक्स के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से? वो आपके पास फ्रैक्शन आ गई, और इस फ्रैक्शन को हम जब रेशियो में लिखेंगे, जब एक नंबर में लिखेंगे, वही आपकी रेशियो। क्लियर है? तो गेनिंग रेशियो आ गई 8:7। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ, जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर जरूरी नहीं था जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो सभी के सभी कंट्रीब्यूट करेंगे, सभी के सभी सेक्रीफाइस करेंगे, सरेंडर करेंगे अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि किसने नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस किया। इसी तरह से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट रिमेनिंग पार्टनर में से किसके पास जाने वाला है, डिपेंड करता है। हो सकता है रिमेनिंग पार्टनर सभी उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट को परचेज करें, या कोई एक उसका टेक ओवर कर ले। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ध्यान से रीड करना। कंफ्यूज मत होना कि ये तो एक ही का आ रहा है, सभी का क्यों नहीं आ रहा गेनिंग, तो कंफ्यूज मत होना। अब आती है बारी गुडविल की। हमने न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी सीख ली। अब गुडविल की हमको जो एडजस्टमेंट करनी है वो गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ही करनी है, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो शेयर बनेगा गुडविल में वो हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि LMN 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। अगर एम रिटायर हो रहा है और गुडविल हमने वैल्यू लगाई है 1,08,000 की, ऑलरेडी बुक्स में कोई और गुडविल हमारी नहीं अपीयर हो रही। गुडविल कब अपीयर होती है बुक्स में? कब बैलेंस शीट में अपीयर होती है? जिस केस में हम अपने बिजनेस को किसी और से परचेज करते हैं और वहां पर हमने अमाउंट उसकी नेट वर्थ से ज्यादा पे की है, तो वो गुडविल हमारी डिफरेंस जो है वो गुडविल हमारी एसेट में शो होती है, जिसे हम धीरे धीरे करके खर्चों में डालते हैं। ऐसी कोई गुडविल हमारी एसेट्स में नहीं आ रही। तो अब यहाँ पर एल और एन, आगे चल के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3 है। आपको एंट्री बनानी है गुडविल की, कैसे करोगे? देखो,
एम अगर जा रहा है तो उसने बिजनेस सेटअप में कंट्रीब्यूशन तो किया है, तो गुडविल जो आज की डेट में हम वैल्यू लगा रहे हैं कि आज जो हमारा बिजनेस स्टैंड कर रहा है, अगर आज हम इसको बेचने जाते हैं तो हमें इतना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, हमारी नेट वर्थ से इतना पैसा हमको ज्यादा मिलेगा। अब ये जो ज्यादा मिलने वाला है, इसमें एम का भी कंट्रीब्यूशन है तो उसको भी शेयर मिलेगा। उसका शेयर ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे? उसका शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करोगे वैसे ही जैसे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट इसकी किसमें करनी है? गेनिंग रेशियो में करनी है। तो पहले गेनिंग रेशियो देख लो कि इसका शेयर ऑफ गुडविल जाने वाला किसके पास है। तो ओल्ड रेशियो तो थी 4:3:2, नई रेशियो 5:3 है। तो अब यहाँ पर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करो तो एल का शेयर ऑफ प्रॉफिट इतने फ्रैक्शन से बढ़ रहा है। एम के जाने पर एम के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इतना फ्रैक्शन उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट एल को मिल रहा है, वो मिल रहा है। इसी तरह से एन का देखो, एन का भी शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से बढ़ गया, उसको भी एम के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है। तो अब दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना कितना बढ़ा, कितना कितना फ्रैक्शन से बढ़ा, वही गेनिंग रेशियो है। तो 13:11 आपकी गेनिंग रेशियो आ गई। अब गुडविल का शेयर आपकी कितना बनेगा एम का? वही मैंने आपको अभी बताया, जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, मतलब कि 3/9 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो 3/9 ही आपको निकालना है 1,08,000 का, 36,000 रुपए। अगर वो जा रहा है तो ये पैसे उसको मिलेंगे, लेकिन हम दें कैसे उसको? हम तो अभी बिजनेस वाइंड अप कर ही नहीं रहे। हम गुडविल तो तभी रियलाइज करेंगे ना जब हम बिजनेस को सेल करेंगे। हम बिजनेस अभी सेल नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ रिवैल्यूएट कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अभी हम सेल नहीं कर रहे। तो गुडविल तो हमें रियलाइज नहीं हो रही, लेकिन जो पार्टनर जा रहा है उसको उसका शेयर ऑफ गुडविल चाहिए ही चाहिए। तो उसको कैसे दिया जाएगा? उसको देंगे वो पार्टनर जो आगे चल करके इसका शेयर ऑफ गुडविल लेने वाले। आगे चल करके जब भी बिजनेस वाइंड अप होगा तो ये शेयर ऑफ गुडविल एम तो लेने नहीं आएगा, इसका शेयर ऑफ गुडविल एल और एन को ही मिलेगा। एल और एन के पास किस रेशियो में जाने वाला है? इस गेनिंग रेशियो में। इसी रेशियो में इनका प्रॉफिट बढ़ा है, तो इसी रेशियो में गुडविल भी आगे डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो इतना इतना पार्ट इन दोनों को बढ़ करके मिलेगा। तो ये दोनों जिनको जितना फायदा हो रहा है वो उतना पार्ट एम को कंपनसेट करेंगे, उसको पेमेंट करेंगे। तो गेनिंग पार्टनर को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। तो एम क्या है? सेक्रीफाइसिंग है, जो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट पूरा का पूरा छोड़ के जा रहा है। गेनिंग पार्टनर कौन है? रिमेनिंग पार्टनर। तो यहाँ पर देखो, अब आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे 36,000 को इन दोनों पार्टनर्स में, तो दोनों का जो शेयर बनता है उन दोनों की एंट्री को क्या करोगे? आप डेबिट करोगे। एल्स कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट होगा 19,500 से, एन का कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट होगा 16,500 से। एम जा रहा है, उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना बनता है? 36,000 से, जो कि उसको कंपनसेट एल और एन कर रहे हैं। तो एक तरह से एम का शेयर ऑफ गुडविल, एम का शेयर ऑफ प्रॉफिट किसने खरीदा? एल और एन ने। किस रेशियो में खरीदा? 13:11 की रेशियो में। जो बंदा जा रहा है, जो पार्टनर जा रहा है, वो अपना शेयर कुछ ना कुछ तो लेकर ही देगा ना। जो रह रहे हैं वो परचेज करेंगे, और जो दे रहा है वो सेल कर रहा है। इसने बेचा है, इन्होंने खरीदा है। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखोगे तो कहीं पे भी मिस्टेक नहीं करोगे। अब यहाँ पर देखते हैं, गुडविल अगर ऑलरेडी बुक्स में अपीयर हो रही है तब क्या होगा? जैसे एडमिशन के टाइम पर हम जो ऑलरेडी अपीयर हो रही थी गुडविल को, हम क्या कर रहे थे? उसे हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। उसी तरह से यहाँ पर भी आपको वही करना है। तो 3 पार्टनर एबीसी हैं, तो एबीसी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। गुडविल अगर बुक्स में 42,000 से ऑलरेडी अपीयर हो रही है, सी रिटायर हो रहा है, और उस टाइम पे वैल्यूएशन हम अपने बिजनेस की कर रहे हैं, तो वो 63,000 है। ये वाली गुडविल एसेट्स में आपकी शो हो रही है 42,000, जो कि हम धीरे धीरे खर्चे में डालते। लेकिन इस पॉइंट पर जब सी रिटायर हो रहा है, तो हम एक तरह से क्या कर रहे हैं? अपने बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हैं, एक तरह से रिवैल्यूएट कर रहे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं पूरा का पूरा खर्चा हमको अभी डिस्ट्रीब्यूट करना है, अभी खत्म करना है। तो इस खर्चे को, ये एक तरह से खर्चा है, जो ऑलरेडी आपकी बुक्स में गुडविल आ रही है, वो एक तरह से खर्चा है जिसे हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारी एट प्रेजेंट जो हमारी गुडविल है, जो हमने रेपुटेशन बनाई है, वो 63,000 की
उसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारी बैलेंस शीट में तो कहीं अपीयर नहीं होगी, बुक्स में कहीं अपीयर नहीं होगी, लेकिन रिटायरिंग पार्टनर को हमें इसका शेयर ज़रूर देना होगा। उसका शेयर किस तरह से बनेगा देखो, अगर यहाँ से सी रिटायर हो रहा है और रिमेनिंग पार्टनर आगे चल करके किस तरह से शेयर ऑफ प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगी, कुछ नहीं दिया तो हमारी न्यू रेशियो क्या हो जाएगी, सी के जाने पर ए और बी की 4:3 की रहेगी। तो अब यहाँ पर 4:3 ही आपकी गेनिंग रेशियो आ जाएगी। 63,000 में सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा, 2/9 जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है वही शेयर उसका गुडविल में होगा 14,000। तो 14,000 रुपए को ये जो सी को मिलने हैं वो कौन उसको कंपनसेट करेगा, जिनके पास इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जाने वाला है, मतलब कि ए और बी इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट खरीद रहे हैं 4:3 की रेशियो में, तो वही दोनों इसको पेमेंट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन 14,000 को आप कर दो दोनों में, तो एंट्री क्या बनी, गेनिंग पार्टनर कौन है, ए और बी, किस रेशियो में इन दोनों ने इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज किया, 4:3। तो 8,000 ए का और बी का 6,000 से कैपिटल अकाउंट डेबिट करो, सी को जितने मिलने हैं 14,000 रुपए उसके अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। ये तो वो है जो गुडविल हमारी है, हमने वैल्यूएट की है रिटायरमेंट के टाइम पर। अब जो गुडविल हमारी एसेट्स में खड़ी है खर्चे के लिए, उसे हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। जो ये खर्चा है, इस खर्चे में हमारे पार्टनर सी जो रिटायर हो रहा है उसका भी हिस्सा बनेगा, उसको भी ये लॉस बियर करना पड़ेगा। ये खर्चा उसके हिस्से में भी तो जाना था, तो ये खर्चा उसको भी मिलेगा। तो ये तीनों के पार्टनर के हिस्से कितना कितना जाएगा, लॉस है खर्चा है, तो हम तीनों पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे। रेशियो ओल्ड रेशियो रहेगी 4:3:2। एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डिसोल्यूशन हो, कोई भी चैप्टर हो, आपको ओल्ड रेशियो में ही पुराने खर्चे, पुराने हिसाब किताब ओल्ड रेशियो में ही करने हैं। तो गुडविल अकाउंट अब आपका खत्म हो जाएगा। गुडविल का बैलेंस क्या था, डेबिट बैलेंस था। अब ये खत्म कर रहे हो तो क्रेडिट हो जाएगा 42,000। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। Y retires selling his share to X and Z for rupees इतना इतना। अब यहाँ पर क्लियरली ही लिख दिया कि अगर Y रिटायर हो रहा है, Y का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बनता है, 2/6 बनता है, और वो अपना 2/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट किस तरह से बेच रहा है, उसको बेचने पर X से तो उसको 1,60,000 मिल रहे हैं और Y Z से उसको 1,00,000 मिल रहे हैं। तो सॉरी, उसको पैसा मिल रहा है 1,60,000, जो कि 1,00,000 उसको एक्स से मिल रहा है और जेड से 60,000, टोटल उसको 1,60,000 मिल रहे हैं अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, 2/6 के लिए 1,60,000 मिल रहे हैं, जिसे एक्स ने खरीदा 1,00,000 में और जेड ने खरीदा 60,000 में। आगे चल करके वाई के जाने के बाद जो उनको प्रॉफिट हुआ 2,40,000, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अब यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू नहीं दी है, अमाउंट में दिया है, किसने कितने किस हिसाब से खरीदा। तो कैसे निकालोगे, ये जो अमाउंट दी है इसी से ही आपको गेनिंग रेशियो निकालनी है, क्योंकि जिसने जितना हिस्सा खरीदा होगा उसी के हिसाब से उसने पेमेंट की है। तो अगर 1,60,000 का उसका हिस्सा बनता है, वाई का उसका हिस्सा बनता है 1,60,000 का, और उसके लिए पेमेंट एक्स और जेड ने 1,60,000 की है, तो इसी को आप रेशियो में कन्वर्ट करो कि किस रेशियो में इन दोनों ने पेमेंट की, किस हिसाब से इन्होंने दोनों ने परचेज किया, 1,60,000 का कितना हिस्सा एक्स ने दिया और कितना जेड ने दिया, तो वो बन जाता है 5:3, मतलब कि 2/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट को इन दोनों ने आपस में बांटा 5:3 की रेशियो में। तो अगर अमाउंट में दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना, नर्वस नहीं होना। थोड़ा सा अगर कोई भी क्वेश्चन मोल्ड हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, तो आपको अपने वही सारी चीजें लगानी है, अपने नर्वस अपने क्या कहते हैं, अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना, अपने आप को नर्वस नहीं करना, पेशेंस रखते उस पर कंसंट्रेट करके आईक्यू को लगाना है कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, वही तो कह रहा है जो मैंने सीखा है, बस थोड़ा सा मोड़ करके कह रहा है। तो ये कह रहा है कि जिसने जितना खरीदा उसके लिए मुझे इतनी पेमेंट उन्होंने दी, तो पेमेंट अगर की है तो वही तो उनकी रेशियो होगी, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो 5:3 हो गई। तो न्यू रेशियो अब आपके पास क्या आ जाएगी,
जिसने जितना खरीदा, देखो 5:3 की रेशियो में उन्होंने खरीदा, तो 2/6 का 5/8 पार्ट उसने खरीदा, तो 5/24। इसी तरह से Z ने 2/6 का 3/8 पार्ट खरीदा, तो 1/8। क्योंकि हमें न्यू रेशियो चाहिए, ये तो सिर्फ गेनिंग रेशियो आई है, अब हमें ओल्ड रेशियो में गेनिंग रेशियो ऐड करनी है। तो ऐड करोगे तो आपके पास न्यू रेशियो आ जाएगी, न्यू शेयर आ जाएगा 17:7। था डिफिकल्ट? नहीं था। अब इस न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग ही हम आगे चल करके इन दोनों पार्टनर्स में इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर आपसे एंट्री भी पूछी जाती है तो क्या एंट्री बनेगी? इन दोनों ने परचेज किया है, इन दोनों ने उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज किया है, तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे, और वाई को पेमेंट हो रही है तो वाई का कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। और आगे चल करके जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 2,40,000 का, उसकी एंट्री सीधी सीधी क्या बनेगी? देखो, सबसे पहले तो प्रॉफिट अगर आ रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको ट्रांसफर करोगे, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अब आप इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्लियर है? अब इसके बाद आती है बारी आपकी, हमने रेशियो भी निकाल ली, गुडविल की एडजस्टमेंट भी कर ली। इसके बाद हमें देखना है रिटायरिंग पार्टनर के टाइम पर हमें एसेट्स और लायबिलिटीज को भी रिवैल्यूएट करना है। तो ये कोई नई चीज नहीं है, हम 2 बार समझ चुके हैं, फिर से समझो। अगर कोई चीज में फायदा हो रहा है, फायदा होता है तो हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड पर ही लिखते हैं ना नॉर्मली। तो वही आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है। नुकसान हो रहा है तो हमें डेबिट साइड पे लिखना है। एसेट में अगर वैल्यू इंक्रीज होगी, यहाँ पर रिवैल्यूएशन में आप सिर्फ डिफरेंस लिखते हो, जो पहले था और जो आज मार्केट वैल्यू है, तो वो जो डिफरेंस आ रहा है वही आप रिवैल्यूएशन में लिखोगे। तो अगर आपकी वैल्यू इंक्रीज हुई किसी एसेट की, तो कितने से इंक्रीज हुई वो आपको लिखना है, और वो आपके लिए फायदा है। अगर घटी, उसकी वैल्यू घटी, तो वो आपके लिए नुकसान है, जिसे आप डेबिट साइड पे लिखोगे। लायबिलिटी अगर कोई पहले से घट गई, कोई खत्म ही हो गई, तो वो आपके लिए फायदा है, डेबिट क्रेडिट साइड पे लिखोगे। और इंक्रीज हो गई, कोई लायबिलिटी पहले से भी बढ़ गई, तो वो आपके लिए नुकसान है, जिसे आप डेबिट साइड पे लिखोगे। अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब है कोई ऐसी एसेट या लायबिलिटी, जब आप सारा चीजों को रिवैल्यूएट करने लगते हो ना, कोई नई नई चीजें मिलती हैं। इसी तरह से बिजनेस में भी अगर आपको कोई मिली, एसेट मिली तो फायदा है, लायबिलिटी मिली तो नुकसान है। और ये सब रिवैल्यूएशन करने पर प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, तो ये किसके हिस्से जाएगा? सभी पार्टनर्स। कौन से पार्टनर्स? जिनके टाइम पर ये बिजनेस चल रहा था। तो रिटायरिंग पार्टनर का भी इसमें हिस्सा है। रिटायरिंग पार्टनर को भी प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें हिस्सा मिलेगा, और लॉस हो रहा है तो वो उसको बियर करना पड़ेगा। तो ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में आप ये सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे, हमेशा याद रखना। क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 पार्टनर एबीसी हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, बैलेंस शीट है आपके पास, और साथ में कहा है कि ए रिटायर हो रहा है, और कहा जा रहा है कि बेड डेट्स 10,000 होंगे, जो कि राइट ऑफ करने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी मेंटेन करने हैं एग्जिस्टिंग रेट से। इसके बाद अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर आ गए 20,000 के। प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर लीगल डैमेजेस 25,000 का करना है, और लाइबिलिटी 15,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके 8,000 से घट गए, जिसको आपको पे ही नहीं कर। स्टॉक की वैल्यू 15,000 से बढ़ गई है, प्लांट की वैल्यू 1,80,000 हो गई है। इज टू बी रिड्यूस्ड टू, इज टू बी रिड्यूस्ड टू का मतलब है 1,80,000 की वैल्यू है, इतने से घटी नहीं है, इतनी वैल्यू है। अब आपको सारी एडजस्टमेंट्स और एंट्रीज बतानी है, तो साथ ही साथ एंट्रीज भी आपको समझ में आ जाएगी। देखो, सबसे पहले यहाँ पर पहली एंट्री आएगी, बेड डेट्स है यहाँ पर, जो कि आपको राइट ऑफ करने। तो बेड डेट्स का मतलब है कि आपके सन्ड्री डेटर्स जो थे 1.5 लाख के, उसमें से 10,000 का आपको नुकसान होने वाला है। तो यहाँ 1,41,000 के तो आपके सन्ड्री डेटर्स हैं। बेड डेट्स और हो गए 10,000 के। और ओल्ड प्रोविजन आपको याद होगा, हम क्लास 11 में कुछ एडजस्टमेंट्स करते थे, बेड डेट्स की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की, वो याद है आपको? तो हम क्या करते थे, हम कैसे करते थे? हम यही करते थे ना, बेड डेट्स, ऐड फर्दर बेड डेट्स, और फिर क्या करते थे, ऐड न्यू प्रोविजन और लेस करते थे ओल्ड प्रोविजन। तो वही हम कर रहे हैं कि बेड डेट्स आपको कितने हो गए? 10,000 के।
इन 10,000 के लिए हमने प्रोविजन कितना किया हुआ था? हमने 9,000 का प्रोविजन इसी बेड डेट के लिए तो किया था कि अगर हमें बेड डेट्स होंगे तो हम इसी से एडजस्ट कर देंगे। ये जो हम प्रोविजन फॉर डेट्स करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हमें लगता है कि इतना पैसा डूब जाएगा। हमें लग रहा था 9,000 रुपए डूबेंगे, लेकिन डूबे कितने? 10,000। तो 9,000 तक का तो हमने अपना आप को बचा लिया था, लेकिन ये खर्चा आपका 1,000 का और एक्स्ट्रा हो गया। तो 1,000 रुपए आप माइनस करोगे। हम 9,000 तो पहले ही माइनस कर चुके हैं। 1,000 और जो माइनस होने, वो माइनस होने के बाद आपका बचा 1,40,000। अब आपको देखना है ये किस रेट से प्रोविजन किया था। तो 9,000 का रेट क्या बनता है इस पर? वो रेट आप इस पर भी बनाओगे तो वो 6% आता है, तो 8400 रुपए का नया प्रोविजन बनेगा। तो नया प्रोविजन 8400 रुपए का बनेगा, और ये जो 1,000 के फर्दर ये जो डेट्स हमने नहीं बनाए थे, जो प्रोविजन नहीं था उसके लिए, तो 1,000 रुपए ये और 8400 रुपए ये दोनों आपको यहाँ पर डालने। तो प्रोविजन फॉर डेट्स 8400 रुपए। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो चीज डेबिट होगी तो उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट तो डेबिट करो, और इसके साथ जो अकाउंट्स आपके क्रेडिट होने वाले हैं उनको क्रेडिट करो। जिससे नुकसान होने वाला है वही अकाउंट आपके क्रेडिट होंगे। तो प्रोविजन फॉर डेट्स 8400 रुपए से डेबिट क्रेडिट होगा। बेड डेट्स, क्योंकि बेड डेट्स का ये खर्चा आपको डालना है, इसके लिए आपने प्रोविजन नहीं किया था। ये खर्चा आप ऑलरेडी पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डाला है। आपने सिर्फ 9,000 का ही खर्चा डाला था। खर्चा हुआ कितना? 10,000 का। तो 1,000 का खर्चा और डालना है, वो आपको यहाँ पर डालना होगा। क्रेडिटर्स आपके 20,000 रुपए से क्या हुआ? बढ़ गए हैं। आपको पता चला है कोई एक क्रेडिटर है जो आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। इसी तरह से एक क्लेम है जो आपको एक्सेप्ट करना है 25,000 का। तो ये नई लायबिलिटी आपके पास आई है, तो ये चारों चीजें आपकी डेबिट साइड पर आ गई। साथ में हमें कुछ फायदे भी हुए हैं। फायदों में क्या हुआ? एक, पहले तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये भी आपकी कहाँ आएगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी लायबिलिटी है, तो ये भी आपकी नई राइज हो गई, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर ही लिखेंगे। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स 8,000 से घट गए। 8,000 से घट गए, इसका मतलब आपको तो फायदा हो गया, लायबिलिटी डिक्रीज होना, मतलब क्रेडिट साइड पे लिखोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। जर्नल एंट्रीज भी कई बार पूछ ली जाती है, तो ध्यान से देखना। इसके बाद आपका आ रहा है स्टॉक इंक्रीज्ड बाय 15,000। तो स्टॉक 15,000 से बढ़ गया। तो पहले 1,45,000 था, अब कितना हो गया? 1,60,000। तो 15,000 का स्टॉक आपका बढ़ गया है, तो रिवैल्यूएशन में आपको फायदा हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। इसी तरह से प्लांट आपका 1,80,000 का हो गया। ऑलरेडी कितना है? 2,00,000, मतलब 20,000 का आपका यहाँ पर प्लांट की वैल्यू घट गई, तो यहाँ पर लिखो प्लांट की वैल्यू घट गई, तो डेबिट साइड पर। अब देखो लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता तो हमारा प्रॉफिट होता, लेकिन डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है 66,400 रुपए, जो कि हम ओल्ड रेशियो में तीनों पार्टनर में, एबीसी तीनों में बांटेंगे। और लॉस है तो तीनों पार्टनर के अकाउंट आपके डेबिट होंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका खत्म हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एक बात याद रखना, कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि रिवैल्यूएशन के बैलेंस को बैलेंस शीट में दिखाते हैं। नहीं, वो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। रिवैल्यूएशन क्या है? एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स में दे दो, लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स में बांट दो। तो आपको अल्टीमेटली इसका बैलेंस खत्म करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करना है, इसके बैलेंस को नील करना है। यहाँ पर एंड में टोटल नील। इसका बैलेंस जो आ रहा था, हमने पार्टनर्स को लॉस है तो लॉस उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, डेबिट होना है डेबिट कर दो। क्लियर है? रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब बारी आती है रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। नई चीज नहीं है, जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में हम बांट रहे थे रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स किसके बीच में? ओल्ड पार्टनर्स में। इसी तरह से अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर बनेगा रिजर्व्स में, उसको भी उसका शेयर मिलेगा। तो ओल्ड रेशियो में ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो रिजर्व्स कौन कौन से होंगे आपके? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, वो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आईएफआर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये दोनों में कैसे ट्रीटमेंट होगी हम 2 बार समझ चुके हैं, एक बार और रिकॉल कर लेंगे, कोई बात नहीं, कई बार समझ नहीं आती है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसका डेबिट बैलेंस होता है जो कि आप एसेट साइड में शो करते हो, और इन सभी का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट है लॉस है जो भी है, ओल्ड रेशियो में होगा, ओल्ड पार्टनर्स में। क्लियर है? तो अब देख लो एक बारी,
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार बैलेंस शीट में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी होता है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आपका रिजर्व नहीं है कोई भी, वो एक तरह से लाइबिलिटी है जो कि हम अपने एम्प्लॉइज के लिए एक प्रोविडेंट फंड इकट्ठा करते जाते हैं, उनको उनके रिटायरमेंट के टाइम पर दिया जाता है। तो ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आपकी लाइबिलिटी है जो कि एज इट इज कंटिन्यू रहेगी आगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के साथ भी। ठीक है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। तो अब देख लेते हैं एक बारी हम WCR को दोबारा से। अगर कोई WCR का क्लेम नहीं होता, WCR क्या है, वर्कर्स का क्लेम आ सकता है, कोई कंपनसेशन के लिए आ सकता है, कोई एक्सीडेंट, कोई मेजर खर्चा कंपनी को देना पड़ सकता है जिसके लिए हमने रिजर्व बनाया। तो अगर उसके लिए कोई खर्चा लाइबिलिटी अराइज हुई, जब हम रिटायरमेंट हो रहा है, जब हम दोबारा से बिजनेस को रिवैल्यूएट कर रहे हैं, उस टाइम पर देखते हैं हमारे पास रिजर्व कितना है और क्या कोई क्लेम स्टैंड कर रहा है, कोई वर्कर्स का क्लेम आ रहा है, नहीं, कोई क्लेम नहीं आ रहा, तो उस रिजर्व को सीधा सीधा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जितने भी पार्टनर्स थे पहले, रिटायरिंग पार्टनर को भी इसमें शेयर मिलेगा, ये नहीं है रिमेनिंग पार्टनर को। ये जो रिजर्व है इसमें भी हिस्सा उस रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर का डेफिनेटली है। ये जितने भी अभी हम कर रहे हैं वो सारा का सारा, जितना भी हमने अभी तक समझा है या अभी भी समझ रहे हैं, वो सारा का सारा आपको वैसे ही ट्रीटमेंट करनी है, रिटायरमेंट के केस में भी और डेथ के केस में भी। दोनों केसेस में सेम ट्रीटमेंट होगी। नो क्लेम में तो आपको समझ में आ गया। अगर क्लेम कम होता है, WCR रिजर्व से कम आता है, रिजर्व से कम आता है आपका क्लेम, तो हम उस क्लेम को पूरा का पूरा WCR से एडजस्ट कर देंगे और बचे हुए रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जो वो क्लेम आपने एक्सेप्ट किया है उसे हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में शो करेंगे। क्लेम कम था तो हमारा पूरा का पूरा रिजर्व से एडजस्ट हो गया, लेकिन क्लेम और रिजर्व बराबर है, क्लेम और रिजर्व बराबर है, आपके पास जितना आपने बचाया था पॉकेट मनी थी, पूरा खर्चा हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं, तो बस एक लाइबिलिटी आ गई आपकी, रिजर्व आपका कन्वर्ट हो गया लाइबिलिटी में, एक्सेप्ट कर लिया, फाइनल हो गया। तो ये आपका बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, नई बैलेंस शीट में, रिजर्व के नाम पर नहीं, या प्रोविजन फॉर WCR के नाम पर। अब आती है बारी, अगर आपका क्लेम ज्यादा हो जाता है, WCR कम, मतलब पॉकेट मनी कम है, पॉकेट मनी कम है और खर्चा ज्यादा, तो हम पॉकेट मनी से जितना एडजस्ट कर सकते हैं, रिजर्व से जितना अपना खर्चा एडजस्ट कर सकते हैं उतना करेंगे, बाकी का एक्स्ट्रा खर्चा हम रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे। तो रिजर्व से आपने जितना हो सकता था एडजस्ट उतना करा, बाकी का एक्सेस आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किया, और ये जो नई लायबिलिटी अराइज हुई है ये आपकी बैलेंस शीट में आएगी। जो ये लॉस है रिवैल्यूएशन में, जो आपका ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, इस खर्चे को हम, इस लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर को भी इसमें हिस्सा मिलेगा, इस लॉस को रिटायरिंग पार्टनर को भी बियर करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब बारी आती है IFR की। IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसे हम बनाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट सेफ गार्ड करने के लिए अपने आप को। अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, फॉल इन प्राइस होता है, इंक्रीज में तो हम हैप्पी होंगे, लेकिन डिक्रीज होगा तो हम सैड होंगे, उस सैडनेस से बचने के लिए, उस डिसअपॉइंटमेंट से बचने के लिए हमने रिजर्व बनाया। तो अब अगर इन्वेस्टमेंट में फॉल इन प्राइस होता है और वो फॉल इन प्राइस कितना हो जाता है, कुछ भी नहीं हुआ, जीरो होता है, जितनी आपकी मार्केट वैल्यू है उतनी आपने बैलेंस शीट में दिखाई है, कोई भी फॉल इन प्राइस नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा रिजर्व आज की डेट में अगर स्टैंड कर रहा है, रिटायरमेंट के टाइम पर हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो वो पूरा रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स मतलब कि रिटायरिंग पार्टनर को भी आप इसमें शेयर दोगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर फॉलिंग प्राइस हुआ, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गई, लेकिन इतनी नहीं घटी कि आपका रिजर्व कम पड़ जाए, आपने इतना जो रिजर्व बनाया हो तो वो सफिशिएंट है आपको बचाने के लिए उस नुकसान से, तो जितना नुकसान आप एडजस्ट कर सकते हो उस रिजर्व से उतना आपने एडजस्ट कर दिया, बाकी बचा हुआ रिजर्व अब आपकी प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, मतलब कि रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा हिस्सा इसमें, और जो फॉल इन प्राइस हुआ, जितना हुआ उसमें हम इन्वेस्टमेंट्स को भी क्रेडिट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अगर फॉल इन वैल्यू और IFR सेम है, जितना नुकसान हुआ उतने का ही रिजर्व बनाया है, तो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, बस इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा और IFR आपका खत्म हो जाएगा। फोर्थ केस में अगर आपका फॉल इन प्राइस
ज्यादा हो गया, फॉल इन वैल्यू ज्यादा हो गया और आईएफआर कम है, अब आपका रिजर्व थोड़ा पड़ गया और नुकसान ज्यादा हो गया। जितना रिजर्व बचा सकता था हम उतना उससे एडजस्ट कर देंगे, बाकी का नुकसान कहाँ डालेंगे, रिवैल्यूएशन में डालेंगे। और इस रिवैल्यूएशन का खर्चा और नुकसान हम ओल्ड पार्टनर्स मतलब रिटायरिंग पार्टनर को इंक्लूड करके सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। एक केस और था जब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं इंक्रीज होती है, तो उस केस में ये रिजर्व तो आपके पास एज इट इज बचा हुआ है, तो वो सभी पार्टनर्स में बांटोगे ओल्ड रेशियो में। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी इंक्रीज हुई तो वो भी रिवैल्यूएशन में आएगा आपका। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कहाँ जाएगा, क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा और ये प्रॉफिट आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे सभी पार्टनर्स में। रिवाइज हो गया आपका डब्ल्यूसीआर और आईएफआर। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, अनीता, गौरव और सोनू तीन पार्टनर है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी जो कैपिटल है उसी प्रोपोर्शन में, मतलब कि 2:2:1। अब यहाँ पर बैलेंस शीट तो आपके पास है, कह क्या रहा है कि अनीता रिटायर हो रही है, रिमेनिंग पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम बिजनेस को आगे चलाएंगे, गुडविल की वैल्यू लगाई गई है 3 लाख, अनीता का शेयर ऑफ गुडविल रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, वही है सेम जो हम करते हैं, वही एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट से ही तो एडजस्टमेंट्स करते हैं। जो गुडविल का शेयर होता है रिटायरिंग पार्टनर का या एडमिटिंग पार्टनर का, तो हम उसकी एडजस्टमेंट्स कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू ही करते हैं, तो वही करनी है। इस स्टेटमेंट को पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट लिखी है, जो हम करते हैं वही लिखा है। अब आपको कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन के बारे में लिखा है, इसके बाद जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो देखो यहाँ पर कुछ और भी कहा है कि कहा है कि जितना अनीता का शेयर बनता है, एंड में हम पूरा टोटल निकालेंगे ना जितना उसका शेयर बनता है, उसमें से 1 लाख रुपए तो हमने उसको चेक से पेमेंट कर दी, बाकी का हमने क्या किया, उसके लोन अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया, जिसकी हम 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे 10% पर एनम इंटरेस्ट के साथ। तो सबसे पहले देखो, आपकी जब भी कोई क्वेश्चन आपको स्टार्ट करना है, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, गुडविल की एडजस्टमेंट करनी होती है। अगर आपको कुछ और समझ नहीं आ रहा, आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना शुरू करो। अगर रिटायरमेंट का केस है तो गेनिंग रेशियो निकालो, गुडविल की एडजस्टमेंट्स करो। तो गुडविल की एडजस्टमेंट करने के लिए गेनिंग रेशियो हमको चाहिए। तो अनीता अगर रिटायर हो रही है, अनीता के रिटायर होने के बाद गौरव और सोनू आगे चल करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी नहीं दिया, या अनीता का शेयर ऑफ प्रॉफिट ये दोनों आपस में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें ये भी नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है, जैसे पहले इनका हिसाब किताब था वही आगे चलेगा, 2:1 इनकी न्यू रेशियो आ गई, तो यही इनकी गेनिंग रेशियो है। हमें अपना टाइम सेव करना है, वेस्ट नहीं करना, आगे कैलकुलेशन नहीं करनी। तो गेनिंग रेशियो 2:1 हो गई। अब इसका शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा, गुडविल पूरे फर्म की 3 लाख की है, तो अनीता का शेयर बनेगा 2/5। 2/5 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो 2/5 ही उसका 3 लाख में बनेगा शेयर गुडविल के लिए 1,20,000 रुपए। इस 1,20,000 रुपए को कौन कंपनसेट करेगा, कौन देगा अनीता को, अनीता को देंगे गौरव और सोनू, क्योंकि इन दोनों को ही आगे चल करके इसका शेयर ऑफ गुडविल मिलने वाला है, यही दोनों इसके शेयर ऑफ गुडविल को परचेज कर रहे हैं। तो गौरव और सोनू गेनिंग पार्टनर है जिनका शेयर ऑफ प्रॉफिट आगे चल करके बढ़ने वाला है। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इन दोनों ने इस रेशियो में बांटा है, तो इसी रेशियो में 1,20,000 को ये दोनों कंपनसेट करेंगे। ये दोनों पार्टनर गेनिंग है, तो इन दोनों के अकाउंट को डेबिट करो। अनीता सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, अनीता छोड़ के जा रही है, तो उसके कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। तो हमने देखो कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही एडजस्टमेंट की है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। गुडविल के एडजस्टमेंट के बाद अब हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारी क्या क्या यहाँ पर रिजर्व्स है। जैसे कि जनरल रिजर्व आपका 30,000 रुपए है, इस 30,000 को हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सभी पार्टनर को मिलने वाला है, तो 30,000 को हम तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो तीनों के अकाउंट में रिजर्व एक तरह से प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है, तो पार्टनर्स के अकाउंट भी आपके क्रेडिट होंगे और जनरल रिजर्व अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। इसके बाद और क्या बचा है आपका, यहाँ पर देखो आपका है आईएफआर। आईएफआर आपका 40,000 रुपए है। इसके बारे में कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखा है, 1,10,000 हो गई। तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी 1,20,000 है, तो 1,20,000 की ये 1,10,000 हो गई, मतलब कि 10,000 का नुकसान हो गया।
तो इस नुकसान को हम अपने इस रिजर्व से एडजस्ट कर देंगे। तो 10,000 तो आपके इससे एडजस्ट हो जाएंगे। बाकी कितना बचा आपका रिजर्व? 30,000 रुपए का बच गया। तो 30,000 रुपए को आप तीनों पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इनके अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गई 10,000 से, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। और तीनों पार्टनर को बचा हुआ 30,000 आपने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया, क्रेडिट किया, उनके अकाउंट को क्रेडिट करोगे। ये भी आईएफआर की भी एडजस्टमेंट हो गई। अब बारी आती है रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो रिवैल्यूएशन में आप देखो एक एक करके, लैंड एंड बिल्डिंग कह रहे हैं कि ब्रॉट अप टू 120% ऑफ द बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू की 120% हो गई। तो लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 5 लाख थी, तो इसकी 120% कितनी हो जाएगी? 6 लाख। मतलब कि 1 लाख रुपए से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, तो एंट्री बनेगी बढ़ गई, फायदा हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप क्रेडिट साइड पे लिखो 1 लाख रुपए। बैड डेट्स आपके 20,000 हो गए, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको 10% ऑन डेटर्स मेंटेन करना है। अब पहले देखो, आपने बेड डेट्स 20,000 हो गए और आपने प्रोविजन कितना किया है? 10,000। हम मान के चल रहे थे कि हमें 10,000 के बेड डेट्स हो सकते हैं, 10,000 का नुकसान हो सकता है, लेकिन हमें नुकसान तो 20,000 का हो गया। हमने अपना खर्चा 10,000 का पहले डाला हुआ है, ये एक्स्ट्रा 10,000 का जो खर्चा हो गया, इसे हम अपने डेटर्स में से और माइनस करेंगे। पहले हम 10,000 तो माइनस कर चुके हैं, लेकिन ये झटका हमें 20,000 का लगा है, तो 10,000 और माइनस करो, तो बाकी कितना बचा? 1,30,000 के डेटर्स, जिस पर नया प्रोविजन बनेगा। अभी भी हमें लगता है कि 5% डेटर्स हमारे डूब जाएंगे, वो है 13,000 रुपए। 13,000 5% है, 10% है, तो 10% आपको लगाना है। ये 5% टाइपो एरर है, तो 10% का आपको प्रोविजन बनेगा 13,000 रुपए। तो 13,000 का नया प्रोविजन कर रहे हो, और ये 10,000 का जो आपके डेटर्स हो गए, बेड डेट्स हो गए, वो खर्चा, दोनों नुकसान आपको यहाँ पर डालने। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? तो एंट्री क्या बनेगी इस केस में? जर्नल एंट्री क्या बनेगी उसको समझो। बेड डेट्स अकाउंट आपके डेबिट होंगे 20,000 से, और डेटर्स अकाउंट आपके क्रेडिट होंगे 20,000 से। यही है ना, हम डेटर्स को ही तो लेस करते हैं। बेड डेट्स जब भी होते हैं, हम उतने से डेटर्स को लेस करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखो, ये जो प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट है आपका, 10,000 का आपने प्रोविजन किया हुआ, इसको आप, बेड डेट्स को हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे? इसको हम एडजस्ट करेंगे यहाँ से, कि प्रोविजन फॉर डेट से तो हमने इसको 10,000 से एडजस्ट कर दिया, बाकी 10,000 हमने रिवैल्यूएशन में डाला, और 20,000 रुपए के बेड डेट्स आपके खत्म हो गए। फिर से समझो, आपके जो बेड डेट्स हुए थे, वो हम डेटर्स में तो माइनस कर देते हैं, लेकिन डेटर्स आपके कितने? 1,40,000। ये नेट है, ये नेट की बात हो रही है। एक्चुअल में आपके कितने हैं? 1,50,000 है ना। तो 1,50,000 में से अगर हम 20,000 माइनस करेंगे, डेटर्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो बेड डेट्स आपके 20,000 से डेबिट हुए, और डेटर्स आपके क्रेडिट हुए 20,000 से। तो अपने आप से 10,000 और अपने आप से माइनस हो गए। और ये जो बेड डेट्स हैं, इसको हम कहाँ कहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं? इसके लिए हमने प्रोविजन किया था 10,000 का, वो तो एडजस्ट हो गया। बाकी का खर्चा एक्स्ट्रा वाला रिवैल्यूएशन में डालोगे, और बेड डेट्स अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। तो ये जो दो जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट है, कई बार 2 मार्क्स में 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना। एंड में यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन का लॉस है आपका, रिवैल्यूएशन का जो आपने प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का जो आपने और नया बनाया, वो भी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करके टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बनाना है 13,000। तो ये एंट्री 3 बनेगी आपकी। अच्छे से समझ में आ गया? अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर अब आपको देखो प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो प्रॉफिट हुआ 70,000 का, जिसे हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनर्स के अकाउंट प्रॉफिट है तो क्रेडिट करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा। ये हो गया खत्म। अब देखते हैं कि अनीता का बैलेंस बनता कितना है। अनीता का कहाँ कहाँ शेयर बना था? देखो, उसका ओपनिंग बैलेंस उसका 2 लाख रुपए यहाँ पर। उसके बाद हमारा उसका शेयर बना था गुडविल का 1,20,000 हमें उसे देना है। जनरल रिजर्व में उसका शेयर बना था 12,000, और आईएफआर में उसका शेयर बना था 12,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन में उसका प्रॉफिट 30,800 रुपए, टोटल आपका 3,74,800 रुपए हो गया। जब ऐसे एक ही पार्टनर के बारे में पूछा जा रहा है, अनीता का ही बैलेंस पूछा जा रहा है, और आपको अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा, सिर्फ जर्नल एंट्रीज कहा था, तो आप इस तरह से कैलकुलेशन करोगे, लंबा प्रोसीजर अकाउंट बनाने में मत लगना।
तो 30,800 का आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया। टोटल इतना हिसाब किताब बनता है जो कि उसको देना है। हमने उसको 1 लाख रुपए दे दिए, बाकी के 2,74,800 रुपए हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री क्या बनेगी? अनीता का कैपिटल अकाउंट अब खत्म हो जाएगा, उसके अकाउंट को आप डेबिट करोगे। क्रेडिट होता है ना वरना कैपिटल अकाउंट, अब हम उसको दे रहे हैं तो ये खत्म हो जाएगा, इसको डेबिट करोगे। कितना पैसा दिया? 1 लाख रुपए, तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया। और लोन हम उसका एक्सेप्ट करें कि इतना बाकी का पैसा हम उसको लोन में ट्रांसफर करें, तो 2,74,800 रुपए नई बैलेंस शीट में आपका लोन में शो होगा। आगे चल करके हम उसको किस तरह से पेमेंट करें वो आगे की बैलेंस शीट्स में शो किया जाएगा, यहाँ पर आपको नहीं करना। एक और क्वेश्चन समझो। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। अगर 31 मार्च 2023 को जेड रिटायर हो रहा है, तो बैलेंस शीट आपके पास ये है और कुछ आपके पास और इंफॉर्मेशन भी। गुडविल आपके पास 60,000 रुपए की है। तो पहले हम अपनी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? स्टार्टिंग हम करेंगे, एक चीज ये और रीड कर लो। 70,000 रुपीज 70,000 फ्रॉम जेट्स कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड बैलेंस विल बी पेड टू हिम। मतलब जितना भी बैलेंस बनता है ना, जेड अगर रिटायर हो रहा है उसका जितना भी शेयर बनता है एंड में जितना भी हिसाब किताब बनता है, उसमें से 70,000 तो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बाकी बचता है, जितना भी बाकी का बचता है हम उसको वो पे कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी गेनिंग रेशियो। रिटायर हो रहा है जेड, जेड के बाद एक्स वाई, किस तरह से आगे हिसाब किताब करेंगे कुछ नहीं लिखा। तो हमारी न्यू रेशियो 5:3 रहेगी, वही आपकी गेनिंग रेशियो आ गई। करेक्ट है। गुडविल में शेयर उसका कितना बनेगा? 60,000 टोटल फर्म की है, तो गुडविल में शेयर उसका 12,000 बनेगा। 2/10 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो 2/10 ही आप इसमें से 12,000 निकाल। इस 12,000 को जेड को कौन कंपनसेट करेगा? एक्स और वाई करेंगे। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। तो दोनों का कितना शेयर बनेगा, कौन कितना देगा, वो आपने कैलकुलेट किया, 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया। एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, जेड का कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। साथ के साथ जब भी इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आए जहां पर आपको सभी के अकाउंट्स भी बनाने के लिए कहा है, मेरी यही सजेशन है, एडवाइस है कि मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि किस तरह से स्टार्ट करना क्वेश्चन को और किस तरह से कंप्लीट करोगे, उसी तरह से करना, आपका बिना मिस्टेक के कंप्लीट होगा। साथ के साथ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट और जो भी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो सब तैयार रखो, ताकि जहां पर आपको जैसे पोस्टिंग करनी है वो साथ के साथ कर लो। ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट से उठाओ। अब गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए एंट्री जो आपको करनी है वो साथ के साथ करो। एक्स और वाई किसको पेमेंट करेंगे? जेड को, तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा और एक्स और वाई का अकाउंट आपका डेबिट होगा। यही क्या है ना, एंट्री ध्यान से करना, कई बार हम इसमें मिस्टेक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये एंट्री करने के बाद हमें देखना है कोई रिजर्व है, यहाँ पर कोई रिजर्व नहीं है, तो सीधा आ जाओ रिवैल्यूएशन पर। रिवैल्यूएशन में यहाँ पर कहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 5%, मतलब 5% का इंक्रीज हुआ इसकी वैल्यू में, तो फायदा है 10,000 रुपए का। इसके बाद फर्नीचर डेप्रिशिएटेड, मतलब नुकसान हो गया आपका। बैलेंस शीट में भी साथ के साथ लिखते जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई अब आपकी? 2,10,000। साथ के साथ बैलेंस शीट का फॉर्मेट रखो, ताकि आपको दोबारा दोबारा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हो गई 17,500 से, डेप्रिशिएट हो रही है 17,500 से, तो फर्नीचर की वैल्यू अब कहाँ कितनी हो गई? 70,000 की। इसके बाद आपकी यहाँ पर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का आपको बनाना है 5% ऑन डेटर्स, और लीगल क्लेम भी प्रोविजन बनाना है 60,000। तो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स आपका बनेगा कैसे? देखो, सबसे पहले 20,000 है आपके डेटर्स और 500 का ओल्ड प्रोविजन है। नया प्रोविजन जो आपको बनाना है वो किस पे बनाओगे, कैसे बनाओगे? देखो, समझो, आपका जो प्रोविजन फॉर डेट्स है वो 5% बनाना है, तो 5% आपका किस पे बनेगा? ऑन डेटर्स। एंड प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम इतना बनेगा। तो यहां पर इसकी कैलकुलेशन को समझने के लिए देखो, इसका 5% आपका आएगा 1,000 रुपए का आएगा ना डेटर्स का प्रोविजन। नया प्रोविजन जो आपका बनेगा वो 1,000 रुपए का बनेगा, और जो ओल्ड प्रोविजन है वो आपका 500 रुपए का ऑलरेडी बना हुआ है। यही है ना? तो हम क्या करते हैं, न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, यही शो करते हैं ना। बेड डेट्स प्लस फर्दर बेड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, ऐसे करते हैं ना। तो बेड डेट्स तो कुछ है नहीं, तो न्यू प्रोविजन आपको जो करना है वो 5% करना है। 20,000 का 5% होगा आपका 1,000 रुपए।
न्यू प्रोविजन में से ओल्ड प्रोविजन माइनस कर दो 500 रुपए, तो बचा कितना? 500 रुपए का नया प्रोविजन, नया खर्चा आपको डालना है, वही आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। ये जो कैलकुलेशन है ना, इसमें भी आप लोग बहुत मिस्टेक करते हो। अगर आपका ये फंडा क्लियर है ना, अगर आपने क्लास 11 में इसको अच्छे से समझा है कि बैड डेट्स ऐड ऐड करोगे, फर्दर बैड डेट्स ऐड करोगे, न्यू प्रोविजन और लेस करोगे ओल्ड प्रोविजन, तो आप मिस्टेक नहीं करोगे। इसी फॉर्मेट में कैलकुलेशन करोगे तो आपकी फिगर करेक्ट आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास बेड डेट्स नहीं है। न्यू प्रोविजन हमको कितना करना है वो हमें पता है, 1000 रुपए। ओल्ड प्रोविजन जो कि हमारा यूज ही नहीं हुआ, 500 रुपए, ये मान के चलो कि 500 का हमारा ओल्ड प्रोविजन है जो कि हमने यूज नहीं किया। एक्स्ट्रा और प्रोविजन कितना बनाना पड़ा? 500 का, तो वही हमारा खर्चा और डलेगा। क्लियर है? तो ये 500 रुपए के आप प्रोविजन पर डेट्स डालोगे। लीगल क्लेम के 2500 रुपए डालने, जो कि एक्स्ट्रा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ गई आपके पास, 2500 रुपए डालो। ये सब डालने के बाद अब आप देखो प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, लेकिन ये लाइबिलिटीज और ये सब खर्चे भी आपको डालने हैं। अब प्रोविजन आपका 1000 रुपए का हो गया तो 19,000 रुपए दिखाओगे। प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम साथ के साथ दिखाओ। कई बार हम मिस कर जाते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम लिखना ही भूल जाते हैं और एंड में जब बैलेंस शीट नहीं मिलती तो कंफ्यूज हो जाते हैं और सारा टाइम वेस्ट करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना। तो अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका? लॉस आ रहा है। लॉस आ रहा है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो। तीनों पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को भी ये लॉस का शेयर उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे और एंड में टोटल ओल्ड रेशियो में ही होगा। साथ के साथ इस लॉस को यहाँ पर रिवैल्यूएशन का लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखो। इसके बाद अब देखो यहाँ पर जेड का बैलेंस कितना बनता है। टोटल उसका क्रेडिट साइड का 80,900 है। 70,000 रुपए वो कह रहे हैं कि लोन में ट्रांसफर कर दो, बाकी के बचे हुए को इसकी पेमेंट कर दो। तो 10,900 रुपए जो एक्स्ट्रा आ रहा है हम उसकी पेमेंट उसको कर देते हैं। 10,900 रुपए पेमेंट कर दिया और 70,000 हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बाकी दोनों पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस निकाल लिया और ये हो गया क्लोज। बैलेंस शीट में आ जाओ। अब आप देखो, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका कहीं पेमेंट कर रहे हो या आ रहा है पैसा, उस पर ध्यान रखना है। जैसे कि हमें एडमिशन के टाइम पे करना था, तो बैंक से आपने पेमेंट की है किसको? रिटायरिंग पार्टनर को 10,900 रुपए, तो वो माइनस करके बैंक का बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पर आपके तीनों पार्टनर्स का बैलेंस आ जाएगा। आपको जब बैलेंस शीट आप एंड में लिखोगे, जो बाकी बचा हुआ है वो सब चेक करना है। स्टॉक रह गया तो 21,000 लिखो। यहाँ पर क्रेडिटर्स लिखो 27,000, बिल्स पेबल 13,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 22,500, और यहाँ पर जेड का लोन जो कि नया लाइबिलिटी आ गई, जो आपने उसके कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर किया लोन में, वो 70,000, और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस, दोनों पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस, और एंड में आ जाएगा टोटल, जो कि मैच करना चाहिए। मैच करेगा तभी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। अब बारी आती है, ये तो बारी हो गई किस तरह से अब तक का हमने कैलकुलेशन की, किस तरह से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ कैपिटल निकालना है, इसका बैलेंस कितना बचता है, किस किस तरह से उसको देना है। अब वो तो चला जाएगा, उसके जाने के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल को भी आपको एडजस्ट करना है। अगर वो चाहते हैं कि उनके कैपिटल आगे चल करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो, तो उसके एडजस्टमेंट्स कैसे करो? अब मान लो यहाँ पर दो तीन पार्टनर एक्स वाई जेड है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन उनके प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल है। तो कैपिटल के प्रोपोर्शन में जिस तरह से कैपिटल उसी रेशियो में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। वाई रिटायर हो रहा है और यहाँ पर हमने कुछ रिवैल्यूएशन की है। गुडविल की वैल्यूएशन क्या की गई है? दैट द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज 16,200, और यहाँ पर वही कहा है कि कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट्स करनी है। एक्स और वाई ने डिसाइड किया है कि आगे चल करके प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो इक्वल प्रोपोर्शन में होगा, मतलब कि अब ये इक्वल पार्टनर्स बन जाएंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्यूचर में क्या होगी? न्यू रेशियो इन्होंने दी है 1:1। अब यहाँ पर कहा है कि नई फर्म की कैपिटल भी फिक्स कर दी इन्होंने कि 48,000 होगी। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल मिलाकर के 48,000 होनी चाहिए। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है तो दोनों की कैपिटल कितनी कितनी होनी चाहिए? 24,000। अगर किसी की कम है तो वो कैश लेकर आएगा और किसी की ज्यादा है तो वो लेकर जाएगा। आपको ये सभी अकाउंट्स बनाने, किस तरह से करोगे? देखो, हम तो अपनी स्टार्टिंग वही गुडविल के एडजस्टमेंट से करेंगे। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो आपके पास है, तो गेनिंग रेशियो फटाफट से निकाल लो। गेनिंग रेशियो हमको क्यों निकालनी पड़ेगी? क्योंकि 1:1 हमारे पास न्यू रेशियो है। किस हिसाब से इन दोनों ने बांटा वाई के शेयर ऑफ प्रॉफिट को, वो हमारे पास नहीं है, वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जिस हिसाब से जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ा, अगर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर तो पॉजिटिव में आंसर है,
तो गेन है। अगर माइनस में आंसर होता तो क्या था, उसने सेक्रीफाइस किया। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा होगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पर गुडविल कितनी है आपकी, पूरी फर्म की 16,200, वाई का शेयर बनेगा 5400, जिसे एक्स और जेड दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे 1:3 की रेशियो में, और इन दोनों के कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे, जिसका जितना शेयर बनता है 5400 रुपए में कौन कितना देगा उसके लिए आप उनके अकाउंट को डेबिट करो। वाई को मिलेगा, वाई का शेयर ऑफ गुडविल 5400 रुपए, उसके अकाउंट को क्रेडिट करो। ये एंट्री आपने कर ली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस। फॉर्मेट तैयार है तो ओपनिंग बैलेंस लिखो, गुडविल की एंट्री पोस्टिंग डायरेक्ट यहाँ पर जल्दी से कर दो। इसके बाद चेक करो क्या बैलेंस शीट में कोई रिजर्व्स है, नहीं रिजर्व्स नहीं है, कोई आईएफआर नहीं है, डब्ल्यूसीआर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब आ जाओ रिवैल्यूएशन पे। रिवैल्यूएशन में देखो आपका स्टॉक की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है 5% से, तो स्टॉक की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई मतलब कि नुकसान हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी इंक्रीज्ड टू 5% ऑन डेटर्स। अब आपको डेटर्स पे जो प्रोविजन बनाना है वो 5% बनाना है। तो 5% इस पे कितना प्रोविजन बनेगा, देखो सबसे पहले तो स्टॉक की एंट्री कर दो। 5% बेड डेट्स हमारे है नहीं, नया प्रोविजन हमको 5% करना है, वो 250 बनेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि बेड डेट्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करते हैं न्यू प्रोविजन को, लेस करते हैं, सॉरी यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, हमारा ओल्ड प्रोविजन जो था 100 रुपए का वो था, वो बचा हुआ है, हमारा बेड डेट से कुछ एडजस्ट नहीं हुआ, तो 150 रुपए जो है, 150 रुपए यहाँ पर ऐड लिखना था हमको, ऐड लिखोगे इसको, ऐड बेड डेट्स ऐड न्यू प्रोविजन 250 रुपए, लेस ओल्ड प्रोविजन 100 रुपए, तो 150 रुपए का आपका आएगा। 150 रुपए का नए प्रोविजन करने से जो नया खर्चा आ रहा है वो आपको यहाँ पर डालना है, ये आपके लिए नया खर्चा हो गया। वैसे भी आप सोचो, आपने ऑलरेडी एक प्रोविजन किया हुआ है 100 रुपए, जो कि आपको लग रहा था कि ये आपके पैसे डूब जाएंगे, बेड डेट्स हो जाएंगे, वो बेड डेट्स हुए नहीं, तो ये 100 रुपए का खर्चा आपने पहले ही डाला हुआ है, ये खर्चा तो आप पहले ही डाल चुके हो। अब आप चाहते हो ये खर्चा आपका 250 रुपए होना चाहिए, तो 100 रुपए तो आप ऑलरेडी डाल चुके हो, तो 150 रुपए ही तो और डालना है आपको। तो 150 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा प्रोविजन फॉर डेट्स वही आप डालोगे। इस तरह से एंट्री करना, बेड डेट्स एड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन। ये मैंने उल्टा लिख दिया है, आपको ध्यान रखना है, टाइपो एरर हो जाती है कई बार। ऐड होगा ऐड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन करोगे तो आपकी ये कैलकुलेशन करेक्ट आएगी। करेक्ट है, अच्छे से समझ में आ गया। तो अब ये आपका नुकसान हुआ 150 रुपए का, तो 150 रुपए का आपका प्रोविजन, आपका नया जो आपने 250 रुपए बनाया है, 100 की जगह 250 का खर्चा आप डालना चाहते हो, तो ये आपके 4,750 रुपए के डेट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। हम 5% का प्रोविजन कर रहे हैं तो वो 250 रुपए बनेगा 5,000 पर। 100 रुपए का ऑलरेडी हमारे पास प्रोविजन है, 150 रुपए का और खर्चा डालना है। 100 रुपए का खर्चा हम डाल चुके हैं, जिसके अगेंस्ट हमारे अभी बेड डेट्स नहीं हुए, कोई पैसा नहीं डूबा, तो 100 रुपए तो हम अपना खर्चा पहले डाल चुके हैं, जो कि खर्चा नहीं हुआ, 150 रुपए का खर्चा और डालना है। क्लियर है। अब आ जाओ आगे, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 20% से बढ़ गई, तो ये फायदा हो गया आपको 5,000 का, इसका 20% 5,000 बनेगा 25,000 का। और उसके बाद क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान से सीक्वेंस से चलते जाओगे तो कुछ मिस्टेक नहीं होगी, कहीं मिस नहीं करोगे। प्रोविजन फॉर प्रोविजन ऑफ ₹750 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, तो ये लीगल क्लेम है। पहले लैंड एंड बिल्डिंग को यहाँ पर लिखो 30,000, लीगल क्लेम आपकी नई लाइबिलिटी आ गई, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 750 रुपए, नई लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड, इसको डालो। गुडविल की एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, और अब ये क्या कह रहा है, ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, चेक करो। प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होगा, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। प्रॉफिट जिसका जितना बना क्रेडिट होगा, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट होगा। क्लियर है। और लॉस होता तो हम डेबिट में डालते, तो लॉस नहीं है, प्रॉफिट है, क्रेडिट कर दिया। अब ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद वो क्या कह रहा है, उसी हिसाब से आपको करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर तीनों पार्टनर्स का आप क्लोजिंग बैलेंस निकालो। क्लोजिंग बैलेंस, वाई का तो जितना बैलेंस बचता है, वाई का जितना बैलेंस बनता है उसको हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करें।
यही कहा है ना उसके। उसको एक चीज और याद रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कि रिटायरिंग पार्टनर को हमने पेमेंट की या नहीं की, कुछ भी नहीं लिखा, साइलेंट है, तो उस केस में उसके बैलेंस को आपको लोन में ट्रांसफर करना है। या तो क्लियरली लिखा होगा कि उसको पेमेंट कर दी गई है, अगर ऐसा नहीं लिखा तो आपको उसके बैलेंस को लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। जैसे कि यहाँ पर नहीं लिखा कि वाई को पेमेंट की गई है या नहीं की गई, तो हम उसके बैलेंस को, जितना बैलेंस बचता है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हम ये मान के चलेंगे कि जो वाई है, अब फर्म ने उससे लोन लिया है 26,600 रुपए का। क्लोजिंग बैलेंस बाकी रिमेनिंग पार्टनर का कितना कितना आ रहा है, 25,150 और 11,850। टोटल कैपिटल 48,000 होनी चाहिए फर्म की। ये आपको क्लोजिंग बैलेंस निकाल करके नीचे फिर से लेकर आने, ताकि जितनी भी एडजस्टमेंट करते हो, जब आप कैपिटल को प्रोपोर्शनेट में लाओगे तो इसी फॉर्मेट में करना है। पहले एडजस्टमेंट करने के बाद क्या कैपिटल बनती है, उसके बाद पार्टनर के रिटायर होने के बाद आपकी जो कैपिटल बच गई है, इसको अब आपको प्रोपोर्शनेट करना है, तो वो 48,000 करनी है। तो 48,000 में 1:1 की रेशो में 24,000 होनी चाहिए। एक्स की कैपिटल 1150 से ज्यादा है, जो कि उसको विड्रॉ करनी होगी, तो उसके अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। उसको विड्रॉ करना होगा, उसकी कैपिटल विड्रॉ हो जाएगी 1150 से। और बी की कैपिटल कम है, कितने से कम है, 12,150 से, 24,000 होनी चाहिए, तो उसको इतना पैसा लेकर आना होगा, तो वो बैंक अकाउंट में हमारा इतना पैसा जमा होगा। अब आपको बैलेंस शीट बनाते हुए ध्यान रखना है कितना पैसा आया और कितना पैसा निकल गया। तो 24,000 इन दोनों की कैपिटल हो गई, बैंक अकाउंट बना लो। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस इतना था, जेड से इतना पैसा आया, एक्स से इतना पैसा चला गया, एक्स को हमने इतनी पेमेंट कर दी, तो क्लोजिंग बैलेंस 26,600 रुपए ही आएगा। तो अब आप कैश एट बैंक लिखो 26,600 रुपए, और कैपिटल अब आपकी किस किस की रहेगी, जो बच गया है वो सब चेक करके बैलेंस शीट को कंप्लीट कर लेना। कैपिटल के बैलेंसेस लिखो, वाई का लोन अकाउंट ये लिखना जरूरी है, और एंड में टोटल चेक करो, ये हो गई आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देखो, कुसुम, स्नेह और उषा तीन पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग है, मतलब 4:6:4। कुसुम रिटायर होना सॉरी कुसुम रिटायर हो रही है फर्म से, रिमेनिंग पार्टनर्स बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं, आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में दिया गया है। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम गुडविल की ही एडजस्टमेंट करनी है हमको। तो सबसे पहले हम अपनी न्यू रेशो क्या है, न्यू रेशो के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा है, देखो। हु हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:4। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड इतना। कुसुम शेयर ऑफ गुडविल वाज एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हु हैव डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स। फ्यूचर के प्रॉफिट्स इस हिसाब से उनके डिस्ट्रीब्यूट होंगे 3:4 की रेशो में। अब इस न्यू रेशो आपके पास 3:4 आ गई, ओल्ड रेशो ये थी। कुसुम के जाने के बाद इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इन दोनों ने किस हिसाब से बांटा, कुछ नहीं दिया, तो आपको न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करके कैलकुलेट करना होगा। तो स्नेह ने तो कुछ भी गेन नहीं किया कुसुम के जाने पर। हाँ, तो इसका मतलब कुसुम का शेयर ऑफ प्रॉफिट किसके पास जा रहा है, पूरा का पूरा उषा के पास जा रहा है। कुसुम का शेयर ऑफ प्रॉफिट उषा ने खरीदा है, तो सारा का सारा गुडविल की एडजस्टमेंट आपको जो करनी है वो उषा के साथ करनी है। तो कुसुम का शेयर ऑफ गुडविल कितना बनता है, 2/7 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो 2,80,000 का 2/7 80,000 बनेगा। तो अब उषा गेन कर रही है, उषा ने परचेज किया, तो उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो, कुसुम के अकाउंट को क्रेडिट करो। साथ के साथ यहाँ पर एंट्री कर दो कैपिटल अकाउंट्स में। इसके बाद चेक करो रिजर्व्स के बारे में। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड मैंने आपको बताया था, ये आपका रिजर्व नहीं है जिससे आप डिस्ट्रीब्यूट करने लगो, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, जो कि 30,000 का है। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपके पास, तो ध्यान से देखो, रिजर्व आपके पास 30,000 है, क्लेम आपका कितना आ रहा है, 15,000 का। तो क्लेम आपका कम है, तो 15,000 का क्लेम तो आप पूरा का पूरा रिजर्व से एडजस्ट कर दो। इसके बाद बचा हुआ 15,000 का रिजर्व, ये आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ये बचा हुआ रिजर्व आपने पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स जो रिटायरिंग है पार्टनर है उसको भी मिलेगा। ओल्ड रेशियो में तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, तीनों के कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे।
ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट है, ये तो आपका डेबिट हो जाएगा, 30,000 से खत्म हो जाएगा। 15,000 रुपए की आपकी ये लायबिलिटी आ गई, नई लायबिलिटी आपने एक्सेप्ट कर ली 15,000 की, और तीनों के कैपिटल अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिए। तो जहां जहां पोस्टिंग होनी है साथ के साथ पोस्टिंग करो, रिजर्व का बैलेंस पार्टनर्स के अकाउंट में डालो, और बैलेंस शीट में ये क्लेम भी आपको शो करना है 15,000 का। इसके बाद यहाँ पर ये रिजर्व भी हो गया। अब बारी आती है रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन में अब आप एक एक करके चेक करो। 30% से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई, नुकसान हो गया। लेकिन यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है, तो जो इंक्रीज्ड वैल्यू, जो नई वैल्यू है, वो आपको साथ के साथ लिखनी है। मशीनरी की वैल्यू अब आपकी डेप्रिशिएट हुई है 30% से, तो 30% 6 लाख का 1,80,000। तो ये आपकी 1,80,000 से घट गई, तो 4,20,000 की रह गई मशीनरी की वैल्यू। इसके बाद आपका क्लेम, ये हमने कर लिया है, गुडविल आपने वैल्यूएशन कर ली है। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो अब यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है, कैपिटल की एडजस्टमेंट कैसे करनी है। पहले यहाँ पर देखो, रिवैल्यूएशन में अब आपकी कुछ और एडजस्टमेंट्स आनी है। हाँ, क्या कोई क्लेम बनाना है? बेड डेट्स आपके हैं? हाँ, देयर वर बेड डेट्स ऑफ ₹35,000। तो 35,000 के आपके बेड डेट्स हो गए। अब ये जो बेड डेट्स हुए हैं, हमने इसी के लिए ये प्रोविजन बनाया था, ओल्ड प्रोविजन। ये जो प्रोविजन हमने बैलेंस शीट में शो किया हुआ है, ये प्रोविजन हमने क्यों किया? हम मान रहे थे कि हमें 20,000 का नुकसान हो सकता है, 20,000 की पेमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन ये तो 20,000 से ज्यादा पैसा हमारा डूब गया, 35,000। हम 20,000 तक का तो खर्चा अपने बुक्स में डाल चुके हैं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 15,000 का खर्चा आ गया, जो कि हमने बुक नहीं किया, वो हम रिवैल्यूएशन में अब डालेंगे। ये बेड डेट्स 15,000, 20,000 के तो हमारे एडजस्ट हो चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं जिसको आपको बहुत आसान, बहुत ध्यान से करना है और समझना है। ये बेड डेट्स और प्रोविजन वाला जो एडजस्टमेंट्स है, इनको बहुत ध्यान से करना और बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करना। समझ लो क्या कह रहा है। आपको अगर ये पता है कि बेड डेट्स और प्रोविजन, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। प्रोविजन हम किस लिए बनाते हैं? हमें लगता है कि इतना पैसा डूब जाएगा और हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं, लेकिन फिर अगले साल हमें पता चलता है इतना पैसा नहीं डूबा, डूबा तो हमारा इससे ज्यादा या कम है। तो जितना ज्यादा या कम है उसको हम प्रोविजन से ही एडजस्ट करते हैं। एक तरह से ये रिजर्व है, बेड डेट्स का रिजर्व है। तो बेड डेट्स अगर 35,000 हुआ है, तो 20,000 का रिजर्व जो प्रोविजन है आपने से एडजस्ट कर दिया, बाकी एक्सेस का खर्चा हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। है ना इजी? इसके बाद यहाँ पर अब आप देखो, बेड डेट्स वो डालने के बाद डेटर्स अब आपके 15,000 से और माइनस करोगे, 2 लाख हैं तो 2 लाख में से 15,000 और माइनस हो गए। अब आपके डेटर्स कितने रह गए? 1,85,000। 2 लाख आप जो डेटर्स दिखा रहे हो बैलेंस शीट में, वो आपका प्रोविजन माइनस करने के बाद है। और यहाँ पर हमें प्रोविजन माइनस करने के बाद भी 15,000 का और झटका लग चुका है, तो वो 15,000 से हमारे डेटर्स और कम हो गए, 1,85,000। अब ये आपका क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है। लॉस को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उनके अकाउंट को डेबिट करोगे। क्लियर है? तो डेबिट साइड पर आप एंट्री कर दो। अब आपने पार्टनर्स के अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट कर दी है, तो अब बैलेंस निकालो, सभी के बैलेंस निकालो। कुसुम के अकाउंट को किस तरह से क्लियर किया जाएगा? कुछ नहीं लिखा, तो हम जितना भी उसका बैलेंस बनता है हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बाकी दोनों पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकालो और ब्रॉट डाउन करो। अब हमें इसको किस तरह से करना है एडजस्ट? वो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जिस तरह से पहले कुसुम के रिटायरमेंट से पहले जितनी कैपिटल थी उतनी ही होनी चाहिए। तो उससे पहले कितनी कैपिटल थी? तीनों की कैपिटल मिलाकर के 14 लाख। इस 14 लाख को हमें 3:4 की रेशो में करना है, यही कैपिटल मेंटेन करनी है, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होनी चाहिए। तो स्नेहा की होनी चाहिए 6 लाख, और और उसकी कैपिटल है कितनी? 5,74,000, मतलब 25,715 रुपए और उसको लाने होंगे फर्म में। इसी तरह से उषा की कैपिटल होनी चाहिए 14 लाख की में से 8 लाख, और है उसकी कितनी? उसकी है 3 लाख, मतलब कि उसको 4,97,142 रुपए और इतना पैसा फर्म में लगाना होगा। तो इन दोनों को इतना इतना पैसा और लाना होगा, इंट्रोड्यूस करना होगा, ताकि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए, उनकी कैपिटल का बैलेंस ये आ जाए। क्लियर है? ईज़ी है ना? कोई डिफिकल्ट नहीं है किस तरह से प्रोपोर्शनेट करना है। देखो कितनी अमाउंट होनी चाहिए।
सॉरी, कितनी अमाउंट होनी चाहिए और हमारे पास है कितनी। कम है तो वो और लेकर आएंगे, ज्यादा है तो वो विड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर आपको कैश अकाउंट जरूर से बना लेना चाहिए। यहाँ पर देखो, आपको 2 लाख का ओपनिंग बैलेंस था, स्नेहा से कितना आया और उषा से कितना आया, तो कुसुम के कैपिटल में हमने 1 लाख की पेमेंट, अच्छा वहां लिखा है क्वेश्चन में, तो 1 लाख की हमने उसको पेमेंट कर दी, बाकी का बैलेंस आपका आप कैश में आ जाएगा। यहाँ पर 6,22,857 रुपए। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स आएंगे और दोनों के बैलेंसेस और कुसुम का लोन अकाउंट दिखाओगे और एंड में ये टोटल आपका मैच करना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन को सीक्वेंस में कंप्लीट करना। अब यहाँ पर ये दोनों सारी चीजें करने के बाद रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन, ये क्या चीज है। कई बार हम क्या करते हैं, जो पार्टनर का बैलेंस है हम उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उस लोन अकाउंट की किस तरह से पेमेंट की जा रही है उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये एक क्वेश्चन है, देखो पी क्यू आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, बैलेंस सॉरी बैलेंस शीट है, क्यों रिटायर हो रहा है, 19,000 की गुडविल है आपकी। तो अब यहाँ पर देखो, क्यू को हम कैश से पेमेंट करेंगे जो कि पी और आर लेकर आएंगे। जितनी भी पेमेंट क्यू को करनी है वो पी और आर आपस में मिलकर के कंट्रीब्यूट करेंगे, फर्म में पैसा लेकर आएंगे और उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो सेटलमेंट में या तो हम पेमेंट करेंगे या लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, यही करेंगे ना। तो यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं तो कौन कर रहे हैं, दोनों पार्टनर कर रहे हैं और आपस में मिलकर के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन उनका जो होगा वो इस हिसाब से होगा कि इनकी कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट हो जाए। हम अपनी पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग गुडविल की एंट्री से करेंगे, गुडविल की एडजस्टमेंट से करेंगे। तो यहाँ पर आपको गेनिंग रेशियो निकालनी है, सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकाल लो। आगे चल करके क्यू के जाने के बाद पी और आर की रेशियो 3:2 रहेगी। गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर क्या कहा है, आगे चल करके इन दोनों की रेशियो 3:2 होगी। यहाँ पर देखो ये न्यू रेशियो लिखा है ना, तो यही इनकी न्यू रेशियो है और गेनिंग रेशियो आपको निकालनी है, प्लस माइनस करके 1:2 इनकी गेनिंग रेशियो आ गई। क्यू का शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा, 5700 रुपए, जिसे पी और आर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो कंट्रीब्यूट करेंगे, कंपनसेट करेंगे, तो इनके कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे, क्यू का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। साथ ही साथ एंट्री करो यहाँ पर गुडविल की। अब देखो चेक करो, रिजर्व है 3,000 का, जिसे हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उनकी ओल्ड रेशियो में रिजर्व है तो पार्टनर्स के अकाउंट में आप क्रेडिट करो। कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी आ जाता है कि जितने भी रिजर्व्स हैं वो एज इट इज उसको कैरी ऑन करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, वो कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते। उस केस में क्या करोगे, उस केस में आपको जैसे गुडविल की एडजस्टमेंट कर रहे हो ना, आगे चल करके वो रिजर्व किस रेशो में बंटने वाले हैं और जो रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर था उसका शेयर कितना था, कितना बनता है, वो शेयर उसको आगे चल करके जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं जिनको पास जाने वाला है वो कंपनसेट करेंगे। कुल मिलाकर के समझ लो ये बात, जैसे आपने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री की है उसी तरह से बाकी की रिजर्व्स की भी करोगे। इन केस अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि पार्टनर्स रिजर्व को अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, क्लियर है, तो वो रिजर्व आपके एज इट इज बैलेंस शीट में शो किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा तो हम यही मान के चलेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। साइलेंट है क्वेश्चन तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिजर्व को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब बारी आती है रिवैल्यूएशन की, रिवैल्यूएशन को कर लो। फिक्स्ड एसेट्स आपके 30,000 हो गए, 30,000 हो गए, पहले कितने थे 25,000, 5,000 से बढ़ गए, 5,000 लिखो। स्टॉक आपका क्या हुआ 10,000 हो गया, तो पहले कितना था 11,000, 1,000 का नुकसान हो गया। उसके बाद आपको और क्या करना है, प्रॉफिट हो रहा है आपको, प्रॉफिट आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 4,000 का तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म। ये प्रॉफिट भी अब आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सारी एडजस्टमेंट्स के बाद अब आप देखो क्यू को देना कितना है, 17,800 रुपए देने हैं क्यू को। तीनों पार्टनर के क्लोजिंग बैलेंस निकालने के बाद यहाँ पर देखो पी और आर दोनों की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। ये कहा गया है क्वेश्चन में कि जो क्यू को जो पैसा देना है वो भी पी और आर लेकर आएंगे।
तो पी और आर की ऑलरेडी कैपिटल कितनी है? 23,500 और 9400 और 17,800 रुपए और इनको लेकर आना है ना। तो 27,200 रुपए तो उनकी कैपिटल है, दोनों की मिलाकर के 21,600 और 17,000 सॉरी 21,600 और 5600, 27,200 रुपए तो इनकी कैपिटल है और 17,800 रुपए और वो लेकर आएंगे। तो टोटल मिलाकर के कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी हो गई? 45,000। तो एक तरह से मीनिंग लिया जाए तो यही मीनिंग है कि क्यू के रिटायरमेंट से पहले, क्यू के रिटायरमेंट पर जितना कैपिटल बनती है वो सारी कैपिटल एज इट इज रहनी चाहिए। तो क्यू को जो पैसा देना है वो भी यही पार्टनर लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब इनकी कैपिटल 27,200 की जगह 45,000 हो जाएगी। 45,000 को उनकी कैपिटल को हमें प्रोपोर्शनेट करना है, तो 3:2 की रेशियो में होनी चाहिए। तो 45,000 में पी की कैपिटल होनी चाहिए 27,000, आर की कैपिटल होनी चाहिए 18,000। चेक करो दोनों की कितनी कैपिटल है। पी की कैपिटल 21,600 है जो कि कम है, तो ये पैसा लेकर आएगा 5400 रुपए। और आर की कैपिटल 18,000 होनी चाहिए, है कितनी? 5600 रुपए। तो यहाँ पर वो 12,400 रुपए लेकर आएगा, तभी इन दोनों की कैपिटल प्रोपोर्शनेट होगी। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर देखो, इन दोनों का टोटल करके देखो कितना आ रहा है? 17,800 रुपए आ रहा है। वही अमाउंट आ रही है जो इन्हें क्यू को पेमेंट करनी है। तो जो क्यू को पेमेंट करनी है ना, वो उसी तरह से लेकर आए जिससे इनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए। तो 17,800 रुपए ये लेकर आएंगे और ये 17,800 की पेमेंट किसको की जाएगी? क्यू को की जाएगी। तो बैंक अकाउंट में आपका क्या आएगा? दोनों साइड पे सेम ही अमाउंट आएगी। ओपनिंग बैलेंस जो था वही आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। 2,000 था, 2,000 ही आएगा। 17,800 दोनों पार्टनर लेकर आए, 17,800 हमने क्यू को पेमेंट कर दी, 2,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब आ जाओ बैलेंस शीट में, आपकी जो जो चीजें आपको दिखानी है एज इट इज वही दिखाओ। लोन अकाउंट अब यहाँ पर आएगा नहीं क्योंकि हमने क्यू को पेमेंट कर दी है। एंड में टोटल लिखो, बैलेंस शीट कंप्लीट। एक और क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको लोन अकाउंट बनाना है। तो तीनों पार्टनर है, आर रिटायर हो रहा है, उस डेट पर आर को जब डेट आज जब रिटायर हो रहा है उसका अमाउंट कितना बनता है, उसको पेमेंट कितनी करनी है? हमको 3 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, जो कि हमें इट इज एग्रीड टू पे हिम इन इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर। हर साल के एंड में हमको उसको पेमेंट करनी है। तो किस तरह से करोगे? अगर 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट उसको दिया जाए, मतलब कि 3 लाख रुपए को 5 इंस्टॉलमेंट में पे किया जाए, प्लस इंटरेस्ट जो इसका बनता है 15% पर एनम। तो लोन अकाउंट बनाओ, और आपको अगर लोन अकाउंट बनाने के लिए दिया जाए और कहा जाए कि हर इंस्टॉलमेंट की अमाउंट क्या होगी, तो कैसे निकालोगे? लोन अकाउंट है तो सबसे पहले क्रेडिट साइड पे लिखो, 3 लाख रुपए आपने कैपिटल अकाउंट से यहाँ लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इस पर पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 45,000। अब हम इसका 1/5 5 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करना है ना, तो 1/5 इसका 3 लाख का कितना बनेगा? 60,000। तो हम उसको जो पहली इंस्टॉलमेंट देंगे 60,000 जमा 45,000, जो इसका इंटरेस्ट बनता है 1,05,000। बाकी कितना बचा? 2,40,000। अब अगले साल हम क्या करेंगे? अगले साल हम ओपनिंग बैलेंस तो 2,40,000 हो गया, इस ओपनिंग बैलेंस पर पूरे साल का इंटरेस्ट लगाओ 15% से, 36,000 हुआ। अब हम पेमेंट कैसे करेंगे? 60,000 तो जो 5 इंस्टॉलमेंट इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो 60,000 जमा 36,000, 96,000 की पेमेंट करेंगे। बाकी कितना बचा? 1,80,000। तो उसके बाद अब आप आ जाओ अगले साल, 1,80,000 ओपनिंग बैलेंस आ गया। इस पर पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 15% से 27,000। अब आप पेमेंट करोगे 60,000 जमा 27,000, 87,000। क्लोजिंग बैलेंस आ गया आपका 1,20,000 का। अब आप क्लोजिंग बैलेंस आ गया तो यहाँ पर 1,20,000 ओपनिंग बैलेंस आ गया, जिस पर आप इंटरेस्ट निकालोगे पूरे साल का 18,000 और आप पेमेंट करोगे 60,000 जमा 18,000। और अब यहाँ पर लास्ट इंस्टॉलमेंट बच गई आपकी 60,000 की, जिस पर पूरे साल का इंटरेस्ट 9,000 और एंड में आपने ये पूरी पेमेंट कर दी 69,000। तो ये था इक्वल इंस्टॉलमेंट्स प्लस इंटरेस्ट पे करना। लेकिन अब यहाँ पर सेकंड केस देखो, जहां पर आपको 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट देनी है, हर साल 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट देनी है, जिसमें उसका इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। तो उस केस में कैसे करोगे? सबसे पहले वही, आर का लोन कितना है? 3 लाख रुपए, इस पर इंटरेस्ट पूरे साल का 45,000 बनता है।
तो इंस्टॉलमेंट हमको 1 लाख की देनी है, तो 45,000 तो आपके इंटरेस्ट के हो गए, तो बाकी बचा हुआ 3 लाख में से हम 55,000 रुपए दे देंगे, तो 1 लाख रुपए दे दिए। अब ये 3 लाख में से 55,000 आपने दे दिए, जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो आपने उसको दे दी, बाकी कितना बचा? 2,45,000। इसी पर अब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। 2,45,000 पर आप 15% इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे पूरे साल का, तो ये 36,750 आपको देने हैं इंटरेस्ट, और बाकी 1 लाख में से 36,750 माइनस करो, बाकी का प्रिंसिपल अमाउंट आपको देना है। प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा 63,250। इस तरह से कैलकुलेट करना है जब इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात नहीं हो रही। अमाउंट दी हुई है 1 लाख रुपए की, और वो भी इंटरेस्ट इंक्लूड करके। तो आपको देखना है इंटरेस्ट के बाद, इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद आप प्रिंसिपल कितना दे सकते हो। 63,250 अब आपका प्रिंसिपल और कम हो गया, तो 2,45,000 में से अब आपका कितना बचा? 1,81,750, जिस पर अब अगले साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, और ये इंटरेस्ट दोगे 27,263 प्लस 1 लाख में से कितना बैलेंस दे सकते हो? 1 लाख माइनस ये करोगे तो बाकी का प्रिंसिपल दोगे आप, वो है 72,737 रुपए। क्लियर है? तो 1 लाख में से 27,263 तो आपने इंटरेस्ट दिया, बाकी का प्रिंसिपल दिया, ताकि ये 1 लाख रुपए बन जाए। अब ये अमाउंट देने के बाद अब आपके पास पैसा कितना बच गया? कितना और देना है? 1,09,013। वो कह रहा है फिफ्थ इंस्टॉलमेंट, फिफ्थ ईयर में तो हम पूरा ही बैलेंस दे देंगे, उसको पूरा ही क्लियर कर देंगे, लेकिन पहले 4 साल तक आप ऐसे ही करो। यहाँ पर देखो क्या है, ओपनिंग बैलेंस 1,09,013 बचा था, इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। अब ये 16,352 प्लस प्रिंसिपल कितना बन सकता है 1 लाख में, वो माइनस करो। ये देने के बाद अब आपका प्रिंसिपल कितना बचा? 25,365 रुपए, जिसको हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और टोटल मिलाकर के फिफ्थ इंस्टॉलमेंट कंप्लीटली पे कर देंगे। तो ये था आपका लोन अकाउंट, जिसकी आपको दिखानी आ सकती है। लोन अकाउंट बनाना आ जाए तो घबराना नहीं है, समझ के करना है, कैलकुलेशन बहुत है तो ध्यान से करना है। अब इस चैप्टर का जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग भी है, तो उसको आप अच्छे से सुनना और समझना। ये क्या कह रहे हैं? अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का क्या मतलब? हमने अभी बात की, अगर आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो और उस टाइम पर कोई ऐसी अनरिकॉर्डेड एसेट आती है तो आपके लिए फायदा है, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो वो आपके लिए नुकसान है ना? यही बात की है। अब इस केस में क्या हो सकता है कि अनरिकॉर्डेड कोई एसेट है आपके पास और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी है। अगर ये दोनों बाहर की बाहर, अभी हमने बुक्स में इसको शो ही नहीं किया, बुक्स में अगर हमने इसको शो ही नहीं किया और इसको बाहर ही बाहर एडजस्टमेंट कर दी, बाहर ही बाहर एसेट और लायबिलिटी आपस में एडजस्ट होगी, कोई लायबिलिटी थी और वो हमारी कोई एसेट भी मिल गई, आपस में एडजस्ट हो गई, तो हम क्या करेंगे? हम उसको इवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं शो करेंगे। फिर से समझो, ये जो बाहर की बाहर का आपको फायदा हुआ और नुकसान हुआ है ना, और ये बाहर की बाहर अगर सेट ऑफ हो जाता है, आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ, बाहर की बाहर सेट ऑफ हो गया है, तो आपको इस फायदे और नुकसान को अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना। रिवैल्यूएशन में हम दोनों चीजों की एंट्री नहीं करें। अगर दूसरा केस होता है पार्शियल सेट ऑफ, मतलब कि कुछ सेट ऑफ हो जाता है, कुछ एसेट आपकी कुछ लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ हो जाती है, तो जितनी जितनी बच जाएंगी ना, जितनी जितनी एसेट और लायबिलिटी बच जाएगी, जो सेट ऑफ नहीं हुई, जो अभी भी अनरिकॉर्डेड बच गई, तो अनरिकॉर्डेड एसेट और लायबिलिटी जो बच गई है, उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे। जितनी सेट ऑफ हो गई, जितनी अमाउंट से सेट ऑफ हो गई आपस में, वो तो सेट ऑफ हो गई, उसको तो खत्म हो गई, लेकिन जो बाकी बच गई है, उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट को शो करेंगे। अब आपको देखना है, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट और लायबिलिटी सेट ऑफ होती है रिकॉर्डेड एसेट और लायबिलिटी से, मान लो एक चीज अनरिकॉर्डेड है, दूसरी रिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्डेड लायबिलिटी के साथ सेट होती है, या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्डेड एसेट के साथ सेट ऑफ होती है, तो क्या करोगे? उस केस में आप एडजस्टमेंट करोगे उसी हिसाब से कि किस अमाउंट से आपस में एडजस्ट हो रही है, किस अमाउंट से एडजस्ट हो रही है, उस अमाउंट को एडजस्टमेंट शो करोगे, उस अमाउंट से उसके एडजस्टमेंट दिखाओगे। यहाँ पर जो डिस्काउंट अगर मिलता है या हम डिस्काउंट देते हैं एडजस्टमेंट में, वो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में कवर नहीं करोगे, उसको अपना प्रॉफिट नहीं मानोगे।
यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ इसको समझ लो। आनंद, बिहारी और शिविन 3 पार्टनर है, इक्वल पार्टनर मतलब 1:1:1 की रेशो हो गई। बिहारी रिटायर हो रहा है तो उसका क्लेम जो बनता है कैपिटल और गुडविल का वो 40,000 बनता है, जिसे हम इन काइंड पे करते हैं एक व्हीकल 20,000 जो कि अनरिकॉर्डेड है। हमें उसको 40,000 रुपए देने हैं और हम जब रिवैल्यूएशन करने लगे तो हमें एक व्हीकल मिला 20,000 का जो कि हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया और वो उसे लेने को तैयार है। अब आप क्या करोगे एंट्री? यहाँ पर अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड एसेट आपकी रिकॉर्डेड लाइबिलिटी, जो पार्टनर जा रहा है उसको जो देने हैं पैसे वो तो आपकी रिकॉर्डेड लाइबिलिटी है ना, तो उसको आपको पैसे देने हैं, ये रिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, सॉरी अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्डेड लाइबिलिटी के साथ एडजस्ट हो रही है, तो क्या करोगे? 20,000 की अनरिकॉर्डेड एसेट थी, अब यहाँ पर ये अनरिकॉर्डेड एसेट है तो ये कितने में एडजस्ट हो रही है? 20,000 में ही एडजस्ट हो रही है, तो ये एक तरह से फायदा हो गया ना। इसको तो हम रिवैल्यूएशन में डालेंगे ही डालेंगे। आपकी ये जो एसेट है हम इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन कितने में यूज कर रहे हैं? 20,000 में ही यूज कर रहे हैं। जिस अमाउंट से ये एडजस्ट हो रही है 20,000 से, अगर ये 19,000, अगर हम कहते हैं इसकी वैल्यू 20,000 है, लेकिन जो आनंद जा रहा है तो आनंद, सॉरी बिहारी जा रहा है तो बिहारी इसको 19,000 में लेने को तैयार है, तो हम इस एसेट की वैल्यू 19,000 ही दिखाते कि 19,000 का हमको फायदा हुआ। भाई जितने से हमारी लायबिलिटी कम करेगी उतने की तो हम फायदा दिखाएंगे। अभी तक तो हमारे लिए नील थी ना ये, और ये नील थी, हमें ये 20,000 की जगह 19,000 रुपए की पेमेंट दे रही है, सेट ऑफ कर रही है, तो हम 19,000 का ही फायदा उसको काउंट करेंगे। अब यहाँ पर ये 20,000 की एसेट है, 20,000 में ही हमारे को फायदा दे रही है, 20,000 की ही हमारी लायबिलिटी कम कर रही है, तो ये आपका रिवैल्यूएशन में आप इसको शो करोगे, प्रॉफिट शो करोगे, क्योंकि एक अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड एसेट है जो कि सेट ऑफ कर रही है आपकी रिकॉर्डेड लाइबिलिटी को, तो इसलिए आपको इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये प्रॉफिट था। अब ये प्रॉफिट है तो तीनों पार्टनर में इक्वली बटा, तो शिविन का शेयर बनेगा इसका 1/3, तो वो बनेगा 6,666 रुपए, इसको इसमें मिलना है। अब देखो शिविन का कितना कितना शेयर बन गया जितना उसको मिलना है। यहाँ पर शिविन का शेयर, यहाँ पर शिविन का शेयर था 40,000, 40,000 में से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हमने एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट हमको मिली, वो उसमें इसका शेयर बना 6,667 रुपए, और ये ऐड करने के बाद इसका टोटल बन जाता है 46,667 रुपए जो कि उसको मिलने हैं। 20,000 रुपए का वो व्हीकल ले लेता है तो बाकी हमको 26,667 रुपए उसको देने हैं। तो बिहारी कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट होगा इतने से, और इतना इतना जो हमने उसको दिया वो आप क्रेडिट करोगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन समझो, नहीं समझ में आया तो ध्यान से सुनना। पी क्यू आर 3 पार्टनर है, क्यू रिटायर हो रहा है, उसका क्लेम कितना बनता है? 8 लाख का। अब यहाँ पर हमारा एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है 60,000 का, 3/4 of which was given to an unrecorded creditor of rupees 1 lakh in settlement of his claim of rupees 70,000, and remaining 1/4 was given to Q at rupees 12,000 in part settlement of his claim। अब ये क्या कह रहा है इसको समझो। यहाँ पर देखो, अनरिकॉर्डेड एसेट आपकी 60,000 है ना, जो जिसका जिसका सेटलमेंट आप किससे कर रहे हो? अपनी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 1 लाख में से 70,000 आपकी सेट ऑफ हो रही है किसके साथ? इसकी ये जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है इसमें से 70,000 रुपए सेट ऑफ हो रहे हैं, तो यहाँ पर इसका 60,000 फर्नीचर आपका सेट ऑफ हो रहा है, 45,000 का फर्नीचर आप इस क्रेडिटर को दे रहे हो। कौन सा क्रेडिटर? इस 1 लाख में से 70,000 को। ये क्रेडिटर से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 1 लाख रुपए की, जिसमें से वो अपना 70,000 रुपए का क्लेम माफ करने को तैयार है। 70,000 रुपए का क्लेम वो माफ कर देगा, क्या लेकर के? 45,000 रुपए का फर्नीचर लेकर के। तो 70,000 रुपए का क्लेम हमने 45,000 के साथ एडजस्ट कर दिया। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर हमको फायदा हो रहा है। ये फायदा हमें रिकॉर्ड करना है? नहीं करना। बाहर की बाहर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट आपस में सेट ऑफ हो गए तो खत्म हो गई। पार्शियल सेट ऑफ हुए तो भी आपको रिकॉर्ड, ये जिसने जिस
कम से ज्यादा से जो भी हो रहा है आपको नहीं देखना, इग्नोर करना है, वो फायदा या नुकसान आपको इग्नोर करना है। बाहर की बाहर सेटलमेंट हो गया, इसको छोड़ दो। हम इसको बुक्स में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया था, अभी भी नहीं करेंगे। बाकी बचा हुआ 1/4 फर्नीचर 15,000 का, ये अब आपका अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है, जिसे कौन लेने को तैयार है? क्यों? रिटायरिंग पार्टनर। अब ये अनरिकॉर्डेड एसेट 15,000 की क्यों, जो कि रिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, उसके साथ सेट ऑफ होने वाला है। लेकिन ये 15,000 का फर्नीचर क्यों कितने में ले रहा है? 12,000 में ले रहा है। तो ये लाइबिलिटी को हमारी कितने में एडजस्ट कर रहा है? 12,000। ये 15,000 का फर्नीचर हमारे कितने में यूज हो रहा है? हम कितने में इसको सेटल कर पा रहे हैं? 12,000। ये हमें कितने का फायदा देने वाला है? सिर्फ 12,000 का। हमारे लिए तो ये नील था ना, इसको दे करके हमारे 12,000 रुपए कम हो जाएंगे क्यों को देने। तो हमें फायदा कितना हो रहा है? 12,000 का। जो बाकी की एसेट बच गई है, जिसे हम अपनी रिकॉर्डेड लायबिलिटी के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो हमें बुक्स में शो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप शो करो, जो बाकी की लायबिलिटी बच गई, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्रेडिटर, 1 लाख में से 70,000 तो खत्म हो गए। ये प्रॉफिट नहीं है, इसको हमको इग्नोर करना है। यहाँ पर जो लॉस है 3,000 का, वो भी इग्नोर करना है। यही मैंने आपको बताया, इसको रिकॉर्ड नहीं करना। तो 30,000 की जो लायबिलिटी रह गई थी, उसको आपको रिवैल्यूएशन में दिखाना है। और जो एसेट अब आप एडजस्ट कर रहे हो, क्यों को दे रहे हो, वो आप 12,000 का ही फायदा यहाँ पर दिखाओगे। तो अब अल्टीमेटली आपको जो नुकसान हो रहा है 18,000 का, वो तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 6,000 रुपए इन तीनों के अकाउंट में डेबिट होंगे। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ध्यान से समझना। अब अल्टीमेटली क्यों का बैलेंस कितना बनेगा? 8 लाख में से 6,000 का ये रिवैल्यूएशन का लॉस माइनस करो। 7,94,000 में से अब वो 12,000 का फर्नीचर ले रहा है, बाकी बचा हुआ 7,82,000 का हम उसको चेक देंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कर लेना, समझ लेना। इसके बाद आ जाओ डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में अभी तक जितना हमने समझा, जैसे रिटायरिंग पार्टनर में करना है, वो सब कुछ भी हमको डेथ ऑफ ए पार्टनर के केस में करना है। जो अलग करना है, वो अब यहाँ से शुरुआत होती है। जो डेथ ऑफ ए पार्टनर के केस में जो एक्स्ट्रा करना है, वो यहाँ से समझो। रिटायरमेंट तो हम अपने फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर किसी के पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है, बाद में होती है, तो हम उसके फाइनेंशियल ईयर के साथ उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उससे आने वाले या उसके बाद वाले फाइनेंशियल ईयर तक उसको हम कैरी ऑन कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन डेथ पर किसी का जोर नहीं है। जिस डेट पर उसकी डेथ हो गई पार्टनर की, वहां तक आपको एडजस्टमेंट करनी होगी। और बाकी सब चीजों की तो आप एडजस्टमेंट कर दोगे, लेकिन जिस डेट पर उसकी डेथ हुई, उस डेट तक जो प्रॉफिट आता है, जो प्रॉफिट अर्न करने में उसने कंट्रीब्यूशन किया, वो प्रॉफिट भी उसको मिलेगा। मान लो ड्यूरिंग द ईयर उसकी डेथ हुई है, तो ड्यूरिंग द ईयर उस टाइम पीरियड तक का जो प्रॉफिट आपने अर्न किया, वो भी उसका शेयर उसको मिलेगा। अब ये प्रॉफिट हम फाइनलाइज तो ईयर एंड में ही करते हैं, बीच साल में तो हम करते नहीं कि कितना प्रॉफिट हुआ। तो हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? उसकी कैलकुलेशन का दो बेस है, या तो टाइम बेसिस या टर्नओवर बेसिस। मतलब अपनी अपनी सेल का बेस ले सकते हैं, या टाइम कि अब तक हमने पिछले 4 सालों में कितना प्रॉफिट अर्न किया, उसका एवरेज ले लो। और 3 महीने का निकालना है तो 3 महीने का निकाल लो। इस तरह से कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये दो केसेस हैं। अब इसके साथ ही दो केस और भी हैं। सबसे पहले, अगर यहाँ पर देखो, जो पार्टनर डिजीज्ड पार्टनर है, उसके जाने के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसमें चेंज आया है या नहीं आया? अगर उसमें चेंज नहीं आता, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज नहीं आता, जैसे पहले उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, वैसे ही आगे भी चल रही है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज नहीं आया, तो उस केस में क्या एंट्री बनेगी? ये जो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होना है, जो देना है डिजीज पार्टनर को, जो ये प्रॉफिट देना है, वो कैसे दिया जाएगा? उस प्रॉफिट को देने के लिए एंट्री क्या बनेगी? उसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट करोगे टू डिजीज पार्टनर कैपिटल। हम अभी प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं कर पाए, वो तो हम एंड में ही करेंगे। लेकिन अब ये डिजीज पार्टनर को हमें इसका शेयर देना ही देना है, तो एक तरह से हम क्या मान के चलेंगे, ये एक खर्चा है। मीन ऑफ द टाइम अगर आप उसको दे रहे हो, तो मीन ऑफ द टाइम
बिटवीन द टाइम जो भी आप दे रहे हो उसको बीच में से, तो ये आप मान के चलो ये खर्चा है जो आपने उसको दे दिया। और जिस खर्चे को दोनों पार्टनर्स आगे चल करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का जो ये डेबिट बैलेंस है ना, ये आपकी बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। अगर आपको नई फर्म की बैलेंस शीट बनाने के लिए दिया जाए इस एडजस्टिंग एंट्री के बाद, तो आपको ये बैलेंस शीट में जरूर से शो करना है, जिसे एट द एंड ऑफ द ईयर जब उनका प्रॉफिट फाइनल होगा, जब वो डिस्ट्रीब्यूट करने लगेंगे, तो उस प्रॉफिट में से इस खर्चे को माइनस करने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसे एक खर्चे की तरह डालकर। क्लियर है? तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रही, तो वो पार्टनर्स इसे खर्चे की तरह समझेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डालेंगे, डेबिट करेंगे और डिजीज पार्टनर्स में ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये दोनों आपस डिजीज पार्टनर में कैपिटल अकाउंट में ये चला जाएगा, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा जितना बैलेंस उसका बनता है। लेकिन अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, मान लो आगे चल करके रिमेनिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई, तो इसका मतलब पहले से हिसाब किताब आगे चल करके बदल जाएगा। तो ये जो नया खर्चा जो ये हमको प्रॉफिट डिजीज पार्टनर को देना पड़ रहा है, तो उस खर्चे को पहले के हिसाब से करते तो पहले के हिसाब से ही आगे भी बढ़ डिस्ट्रीब्यूट होता तो सेम ही हो जाता। लेकिन अगर चेंज हो रहा है तो अब ये खर्चे से किसी का नुकसान बढ़ जाएगा और किसी का घटेगा। तो वही आपको देखना है कि जाने से इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंज होगा, किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है। फायदा हो रहा है तो किसको कितना कितना हो रहा है, तो वो उतना ही इस खर्चे को भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और यहाँ पर एंट्री बनेगी आपकी वही, गेनिंग पार्टनर इस डिजीज पार्टनर को कंपनसेट करेंगे। यही दोनों ला करके अपने हिस्से में से डिजीज पार्टनर को देंगे। ये एंट्री याद रहेगी, समझ में आ जाएगी? समझ में आ गई आपको? जब आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रही तो आपको ये एंट्री बनानी है, जब चेंज हो रही है तो आपको जिस तरह से गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पर ये एंट्री करनी है। तो अब एक क्वेश्चन देखो, एबीसी 3 पार्टनर है, बी की डेथ हो गई है और बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट closure of the last accounting year till the death of the was to be calculated on the basis of the average of the last 3 completed years। तो लास्ट के 3 सालों के प्रॉफिट आपके पास हैं। बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को। अब उसकी डेथ हुई है 31 अगस्त 2021 को। तो उसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? दोनों केसेस दिए, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होती और चेंज होती है तो क्या होगा? सबसे पहला केस है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होती, तो उस केस में टोटल प्रॉफिट 1,62,000 है, एवरेज प्रॉफिट 54,000 और आपको निकालना है 5 महीने का प्रॉफिट। हम मान के चलते हैं कि पूरे साल का प्रॉफिट 54,000 होगा और 5 महीने का प्रॉफिट बनेगा 22,500। ये 22,500 का प्रॉफिट 5 महीने का तीनों पार्टनर का है। यहाँ पर जो गलती करते हैं ना, हम इसी अमाउंट को ट्रांसफर करने लगते हैं। अरे ये तीनों पार्टनर का प्रॉफिट है, आपको सिर्फ और सिर्फ बी का शेयर निकालना है। तो बी का शेयर इसमें क्या बनेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है, तो उसका शेयर बनेगा 1/3, 7500 रुपए उसको दिए जाएंगे। अब ये 7500 रुपए ए और सी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं चेंज हो रही, मतलब कि जैसे हिसाब किताब था वैसे ही चल रहा है। तो ये खर्चा भी उनकी रेशियो में उसी हिसाब से बटेगा जैसे पहले बट रहा था। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे? सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और बी को सीधा सीधा ये पैसा हम उसको दे देंगे। ये जो सस्पेंस अकाउंट है हम अपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे और इसकी पेमेंट हमने कर दी। तो जब फाइनल होगा हमारा प्रॉफिट, उसमें से इसको माइनस करके इस खर्चे को, जो कि हमने बी का शेयर हमने उसको दे दिया, तो उसके बाद जो बचे हुए प्रॉफिट को हम इन दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? अब बारी आती है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है, तो हाँ, यहाँ पर आपका प्रॉफिट तो वही रहेगा 22,500 रुपए। यहाँ पर शेयर कितना बनेगा बी का? 7500 रुपए। आगे चल करके न्यू रेशियो 7:5 है, तो गेनिंग रेशियो आपको निकालनी है। गेनिंग रेशियो से आपको पता चल रहा है 3:1। इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट किस तरह से बढ़ा? बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट ए और सी ने आपस में किस तरह से बांटा? 3:1 की रेशियो में। तो 3:1 की रेशियो में ही इन दोनों को ये खर्चा 7500 रुपए का आपस में बांटना होगा। इन दोनों को इसी हिसाब से आपस में बांटना होगा, इसी हिसाब से इन दोनों को कंपनसेट करना होगा बी को। तो ये ए और सी के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे और बी का कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा।
क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? तो सिर्फ इतना याद रखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रही तो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट को आपको यूज करना है, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है तो आपको सीधा सीधा गुडविल की तरह से एडजस्टमेंट करनी है। गेनिंग पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करो और डिजीज्ड पार्टनर को क्रेडिट करो। क्वेश्चन को देख लो। एबीसी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। ए की डेथ होती है 31 दिसंबर को। हर साल क्लोज की जाती है बुक्स 31 मार्च को। सेल हुई है पूरे साल में 4 लाख की। पिछले साल हमें सेल कितनी हुई? 4 लाख की हुई। और अब इस साल यहाँ पर 1 अप्रैल से sale of rupees 3,30,000 amounted between the period from 1st April 2022 to 31st December 2002। मतलब जितने टाइम पीरियड के लिए वो था, उस टाइम पीरियड में हमारे पास 9 महीने में हमने सेल कितनी की? 3,30,000 की, जिस पर हमें प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट पिछले साल हमें 60,000 का हुआ, मतलब कि 4 लाख पर हमें प्रॉफिट 60,000 का हुआ था, तो उसकी परसेंटेज हम निकाल लेंगे। तो 60,000 का प्रॉफिट 4 लाख पर हुआ, इसकी परसेंटेज आ गई 15% का, इसका मतलब हमें प्रॉफिट होता है। तो यही परसेंट हम मान लेते हैं कि 3,30,000 पर भी हमको प्रॉफिट हुआ होगा, वो है 49,500 रुपए। ये हमारा टर्नओवर बेसिस है। पहले वाला क्वेश्चन हमने क्या था? टाइम बेसिस पर। तो यहाँ पर टर्नओवर हमारी क्या हुई और उस पर हम प्रॉफिट कितना अर्न करते हैं, उस परसेंटेज को हम निकाल लेंगे। तो 49,500 रुपए का तीनों का प्रॉफिट है। ए का शेयर कितना बनेगा? 4/9 शेयर बनता है उसका 22,000 रुपए। अब यहाँ पर देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है। ए की डेथ के बाद यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रही, तो आपकी पार्टनर्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, पार्टनर्स किस तरह से एंट्री करेंगे? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कौन सा पार्टनर डिजीज पार्टनर था, उसके कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करो। लास्ट क्वेश्चन ये देखो, एलएमएन 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। इस केस में जो डेथ होती है जिस पार्टनर की, उसका जितना शेयर होता है उसको तो नहीं दे सकते, तो उसके बिहाफ पर हम उसके एग्जीक्यूटर को देते हैं, उसके लीगल हायर को उसके अमाउंट को बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं उसके अकाउंट में, उस बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं। अगर हमने उसको पे कर दिया तो ठीक है, नहीं पे किया तो उसको एज ए लोन उसका हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो बैलेंस शीट आपके पास है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है द इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट पार एंड हिज एग्जीक्यूटर्स वर पेड ऑफ। जितना बैलेंस बनता था डिजीज पार्टनर का, उसको पेमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट को हमने बेच दिया और एग्जीक्यूटर को उसको पेमेंट कर दी। कैसे एंट्री करोगे देखो। सबसे पहले एलएमएन 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल के अकॉर्डिंग है 5:3:2 है, दी हुई भी है आपको। तो न्यू रेशियो आपकी क्या हो जाएगी? एन अगर जा रहा है, एन की डेथ हो गई है, तो न्यू रेशियो 5:3 है, क्योंकि आगे चलकर क्या होगी, नहीं दी तो हम वही मान के चलेंगे, वही आपकी गेनिंग रेशियो है। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आपकी कैसे होगी? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए यहाँ पर कहा है कि आपको पिछले 4 साल के प्रॉफिट लेने हैं। तो प्रॉफिट पिछले 4 साल के आपको कितने हुए? 48,000 एवरेज प्रॉफिट है। और यहाँ पर कहा है कि taking thrice the amount of average profit of the last 4 years less 25%। तो पिछले 4 सालों के प्रॉफिट का एवरेज लो 12,000, इसका 3 गुना। टेकिंग थ्राइस द अमाउंट ऑफ मतलब कि एवरेज प्रॉफिट में से 25% माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी 9,000 रुपए, इसका 3 गुना आपको लेना है, वो आपकी गुडविल होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 4 सालों के पिछले 4 सालों के प्रॉफिट लो, उसका एवरेज निकालो, उस एवरेज में से 25% माइनस करने के बाद उसका 3 गुना जो आएगा वो आपकी गुडविल होगी। गुडविल 27,000 आ गई। इसमें आपके एन का शेयर कितना बनता है वो निकालो और वो अब आपकी एंट्री बनेगी। दोनों पार्टनर एल और एम इसको किस तरह से कंपनसेट करेंगे? गेनिंग रेशियो में। तो दोनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट और एन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर एन का कैपिटल आपको उसके अकाउंट का ही बैलेंस दिखाना है, तो उसके अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस और यहाँ पर गुडविल का शेयर उसका कितना बनता है वो आपने डाल दिया। इसके बाद उसका और शेयर कहाँ बनता है? रिजर्व्स में 9,000 में उसका शेयर बनेगा। 9,000 में
इसका शेयर बनेगा, कितना बनेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमको उसको देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाएगा। यहाँ पर कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ एंड इंटरेस्ट देयर ऑन 8% पर एनम, हमको उसको कैपिटल पर इंटरेस्ट भी देना है। अगर ऐसा कुछ मेंशन है तो वो भी देना है आपको। उसकी कैलकुलेशन आपको करनी है डेज के अकॉर्डिंग, कितने दिन के लिए उसका रहा। पिछले सालों तक की तो हमें अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था तो वो हम दे चुके, लेकिन इस साल अगर हम प्रॉफिट में से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और उस प्रॉफिट में से हम वह पार्टनरशिप डीड में अगर आपने कोई ऐसा क्लोज डाला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, तो उसी हिसाब से आपको इस पार्टनर को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके। तो 20,000 की उसकी कैपिटल थी, 8% का उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 219 दिन के लिए 960 रुपए बनेगा जो कि उसको देना है आपको। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। शेयर इन रिजर्व्स, रिजर्व में कितना शेयर बनेगा उसका, वो आपको कैलकुलेट करके उसको देना है 1800 रुपए। और उसको हमको देना है इंटरवेनिंग पीरियड का उसका प्रॉफिट कितना बनेगा, जो कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। देखो, his share of profit for the intervening period will be based on the sales during that period which were calculated as 2,40,000। 2,40,000 की सेल हुई है आपकी उस पीरियड में, और आपको पिछले 4 साल से 15% का प्रॉफिट होता है सेल पर। तो 15% का ही प्रॉफिट हमें 2,40,000 पे होगा, जो कि 36,000। ये 36,000 का प्रॉफिट तीनों पार्टनर का है, तो एन का शेयर बनेगा 7200 रुपए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रही है, तो अगर चेंज नहीं हो रही तो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट होगा, एंस कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। ये 7200 रुपए भी आप इसको पे कर दो। सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसका बैलेंस कितना बनेगा। देखो, 35,360 रुपए बनता है, जो कि हम इसको पे कर देंगे। पूरा का पूरा हमने इसको पे कर दिया, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेच करके इसको सारी पेमेंट कर दी। तो एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। इसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, इसके क्रेडिट एग्जीक्यूटर के अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। 35,360 रुपए उसके अकाउंट में हम ये बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। अब उसके अकाउंट में ये बैलेंस आपको शो करना है। उसके कैपिटल अकाउंट से आपने इसके अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। पेमेंट अब आप इसको करोगे, तो उसको पेमेंट आपने कैसे की, कैश में पेमेंट कर रहे हो, उसको पूरी पेमेंट कर रहे हो। अगर बैलेंस शीट में आपके कैश आ रहा है तो कैश दिखाओगे, बैंक आ रहा है तो बैंक दिखाओगे। तो इसको पेमेंट हमने पूरी कर दी, ये अकाउंट क्लियर हो गया। क्लियर है? तो इन्वेस्टमेंट्स थी, इन्वेस्टमेंट्स को बेच करके हमने इसकी पेमेंट कर दी। यही लिखा था ना, पूरी पेमेंट उसको ऐसे कर दी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अच्छा लग रहा है, पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया होगा, डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा। अब थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील हो रहा होगा कि हाँ, मैंने पूरा चैप्टर जल्दी से कवर अप कर लिया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सब समझ में आ गए, कुछ मिस नहीं हुआ, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व किए। अच्छा लग रहा है? तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन के लिए। तो बने रहना मेरे साथ हर वीडियो में, हर चैप्टर के रिवीजन के लिए। गुड बाय एंड टेक केयर।